बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का और श्रोताओं का। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है और हमने सोचा था कि इस पे कई वर्कशॉप्स किए जाएं उससे पहले और 3 मई को उसका समापन किया जाए। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां हुई कि बीच में तरह तरह, अब जैसे 14 अप्रैल है तो उसके आसपास हम समता के दर्शन पे, जाति पे, जातिवाद पे रखना चाहते हैं। और कोशिश ये है कि मुद्दों पे बात हो। पर्सनैलिटीज का डीइफिकेशन तो उनको मानने वालों ने काफी कर दिया है और उसकी विडंबना ये है कि उसके बाद उनके विचारों की जो बारीकी होती है और बहुआयामीता वो खत्म हो जाती है और उनको राजनीति में कैसे इस्तेमाल किया जाना है उन आइकॉन्स को, वो चाहे गांधी हो और चाहे अब गांधी जी स्वच्छता के ही प्रतीक हैं। और अभी एक किताब आई है, डॉक्टर जितेंद्र बजाज एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आईआईटी कानपुर में थे शायद, उन्होंने गांधी को काफी रिडक्शनिस्ट ढंग से गांधी ए हिंदू पैट्रियट कर दिया है। तो जितेंद्र बजाज बहुत पुराने पुराने हैं, वो सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज चेन्नई गोविंदाचार्य का सेंटर है, वहां से जुड़े हुए। जी जी, वही जितेंद्र बजाज। तो वो आजकल उन्हीं लोगों की सेवा में हैं जो हिंदुस्तान का इतिहास नए सिरे से गढ़ रहे हैं। तो खैर, इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जर्नलिज्म और बाकी राइटिंग्स और आंदोलन, समाज परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाएं, इनके बीच में जो आपसी रिश्ता और जुड़ाव है वो कैसे निकल के आए उसकी कोशिश में है। इससे पिछले जो हमने किया भगत सिंह जी, उनके साथियों की जो लेखन है उसका राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या असर पड़ा, इस पे डॉक्टर अजीत झा जो जेएनयू एलुमनाई हैं और अब सत्यवती से रिटायर होने के वर्ष पे हैं वो, और जगमोहन जी जो भतीजे हैं उनके, भगत सिंह जी के, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और डॉक्टर चाइनी का, वो भी जेएनयू एलुमनाई हैं, उन्होंने भगत सिंह पे काम किया है। तो ये बोले थे और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता जमात है उसको ये बहुत ही अच्छा लगा जिस ढंग से वो पहलू लेके आए। तो हम आप दोनों से आज के बाद भी कितना हम आपको तंग कर सकते हैं उसका कुछ इशारा राकेश जी ने किया है, और प्रियदर्शन जी का भी जो काम है वो बहुत दबाव वाला है। उसके बावजूद हम 3 मई की बजाय 5 मई को करेंगे और उसके बीच भी 2-1 और कार्यशालाएं हम करेंगे, तो उसमें आपको तकलीफ देते रहेंगे। आज का विषय है राष्ट्रीय आंदोलन में पत्रकारिता का योगदान। तो उसमें राकेश जी आप शुरू करेंगे। जी राकेश जी। नमस्कार, धन्यवाद देवेश जी, आप सबका, अपूर्व और पूरी जो राजीव गांधी फाउंडेशन की टीम है, सबको मुझे आज इस दोपहर को न्योता देने के लिए और इस बहुत ही गंभीर विषय पर, ज्यादातर ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार जब मुझे इस विषय पर बोलने को कहा गया है, जबकि मेरी जो पूरी अकादमिक ट्रेनिंग रही है वो इसी विषय की है। तो मैं विडंबना नहीं कहूंगा, शायद ये होता ही है कि ये जो जो विषय है, ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन जब उसको हम लोग सेगमेंट छोटा कर देते हैं तब ये छोटा लगने लगता है। बट विषय एक्चुअली पूरी राष्ट्रीय आंदोलन अगर देखी जाए सरसरी तौर पर, तो सांवादिकता या जर्नलिज्म की ही हिस्ट्री है एक्चुअली देखा जाए। उसमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो सांवादिक नहीं रहा, और नेशनल मूवमेंट ऐसा नहीं रहा जिसको सांवादिकता से एक दिन भी वो कभी अलग रहा है। तो इस विषय पे देयरफॉर हर्ष है जिस कि मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मैं चूंकि हमारे हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ इन द सेंस ऑफ प्रोफेशन प्रियदर्शन जी हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें उनके कंधे पे छोड़ दूंगा। मैं बस छोटा सा एक थ्योरेटिकली मैंने एक फ्रेम बनाया है ताकि उसमें हम सोचने के लिए कुछ और नए आयाम निकले। मैं छात्रों के साथ आज दोपहर में बात ही कर रहा था।
तो मैंने एक प्रॉब्लम तय किया कि जो जो विषय मुझे दिया गया है उसको मैं एक प्रॉब्लम के तौर पर कैसे लूं, क्योंकि एक हो सकता है एक बहुत ही डिस्कसिव, एक डिस्कशन चल पड़े कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए, ये पत्रकार थे, ये महान पत्रकार थे। तो मैं समझ गया कि देवेश जी और जो राजीव गांधी फाउंडेशन की टीम है, उनको इस चीजों से हटकर, ऊपर उठकर कुछ दूसरी चीज चाहिए थी। इसलिए मैं एक जो प्रॉब्लम अपने लिए मैंने लगाई है कि नेशनल मूवमेंट वस्तुतः था क्या और थी क्या, और अगर उस प्रॉब्लम को हम लोग माप लें तो साथ में पत्रकारिता का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एक तरह से तय होता है। तो मेरे ख्याल से नेशनल मूवमेंट, अगर उसको हम लोग पूरे नेशनल मूवमेंट को एक प्रॉब्लम के तौर पर देखें कि वो थी क्या, तो दो चीजें हैं कि उसमें एक स्टेट को लोगों ने कहा कि हम एक नया स्टेट गढ़ेंगे, एक नए तरीके से स्टेट को करें, कॉलोनियल स्टेट से, एक औपनिवेशिक स्टेट से हम अपना एक स्टेट बनाएंगे। और दूसरा है, दूसरी जो प्रॉब्लम थी उनके पास, वो कि हम एक पीपल बनाएंगे, एक जनता बनाएंगे, एक भारतीय बनाएंगे, जो आजकल जैसे अभी कल परसों देख रहा था प्राइम टाइम में रवीश जी कर रहे, भारतीय, एक नए भारतीय की परिभाषा गढ़ी जा रही है। तो वैसे एक पीपल की जो जन की एक धारणा जो बनेगी, वो जन कैसा होगा, भारतीय जन के साथ वो भारतीय शब्द आता है, भारतीयता के साथ बहुत सारी चीजें आती है। तो ये दो जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े 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 विषय हैं, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने अपने जो पूरा बंगला में जिसको काठा, एक संरचना बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके अंदर ढाला। और स्टेट बनाने की जो प्रक्रिया है कि हम अपना एक स्टेट बनाएंगे, हम कंट्री की परिभाषा अलग होती है, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, हम लोग समझ नहीं सकते देश। जैसे आज भी अगर आप किसी बंगला स्कूल में जाएं तो वो कोई जो वक्ता होगा वो ये कहते हुए मिलेगा कि हाँ, अमरा बंगाली जाति, सो रेस, जाति को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे तो रेस बन जाता है। तो ये जो शब्द है हर भाषाओं में, भारत की भिन्न भाषाओं में अलग अलग तरीके से रची जाती है, उसके 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 मीनिंग्स अलग अलग हैं। लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो शायद स्टेट को लोग एक ही तरह से देखते हैं कि स्टेट का स्ट्रक्चर होता है। और शायद जो पूरी कवायद रही है राष्ट्रीय आंदोलन में 1800, अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन को कितना भी पीछे ले जाएं, ज्यादातर हम लोग 1857 के बाद से जोड़ते हैं, बट अगर उसके पीछे ले जाएं कि लोग जैसे राम मोहन राय वगैरह लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस होकर देख रहे हैं, वो भी स्टेट की तरफ देख रहे हैं। सर सैयद अगर 1850 के बाद देख रहे हैं, वो भी स्टेट की तरफ देख रहे हैं। मुगल स्टेट का डिक्लाइन हो रहा है, अंग्रेज एक ब्रिटिश स्टेट आ रही है, कॉलोनियल स्टेट आ रही है। तो उसके बाद अगर 1910 में देख रहे हैं या 20 में देख रहे हैं, तो भी पूरी मूवमेंट एक स्टेट के खिलाफ चल रही है। तो स्टेट का एक वो सेंट्रल रोल है। और आज जो हम जिस परिस्थितियों में हम लोग सब, हम कहेंगे, समावेश कर रहे हैं, वो भी एक स्टेट को एक नए तरीके से ढालने की पूरी कवायद हो रही है, पूरी जो तैयारी हो रही है कि स्टेट एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बने, एक नए तरीके का स्टेट बने। तो राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम इस तरह से देखें कि एक कॉलोनियल स्टेट से हम अपना एक स्टेट बनाएंगे, उसके लिए लोग आए सामने। और जब लोग आए सामने तो लोग अपने आप को कैसे परिभाषित करें, वो जनता अपने आप को कैसे परिभाषित करे, उसकी एक जद्दोजहद शुरू हुई। और उस जद्दोजहद में जो बात सामने उठकर आई कि हम भारतीय हैं, ये जो भारत शब्द आया, ये हिंदुस्तानी आई या इंडियन आया, ये जनता को परिभाषित करने के लिए एक उच्चतम मापदंड बना, जिसमें धीरे धीरे जो लोकल या रीजनल या फिर सुपरा रीजनल जो आपस में संघात वाले जो मुद्दे थे, आपस में जिसमें लोगों का आपस में वैमनस्य हो सकता था, जिन मुद्दों पे, उसको किस तरह से एक तरह से सुपरसीड करते हुए, उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हुए, बहुत सारी चीजें आज भी रिजॉल्व नहीं हुई है, उसको रिजॉल्व करते हुए कैसे ये जनता को एक भारतीय जनता में तब्दील करने की ये पूरी कवायद हुई, तैयारी हुई और संघर्ष हुई। तो इस दो प्रक्रिया में, स्टेट, कॉलोनियल स्टेट से इंडियन स्टेट में तब्दील करने में, और एक डेफिनेशन ऑफ जनता को भारतीय जनता में तब्दील करने में,
सांवादिकता का, जर्नलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरे ख्याल से वो आज मेरे लिए एक प्रॉब्लम का विषय है। प्रॉब्लम इन द सेंस ये इस डिस्कशन का विषय है। सबसे पहले मैं देखता हूं कि इस विषय में सबसे बड़ी जो भूमिका रही है पत्रकारिता की, और खासकर जो एंटायर प्रिंटिंग वर्ल्ड है, खासकर उस समय प्रिंट वाज, वो एक नई तकनीक को, एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके किस तरह से भारतीय परिवेश में ढाला, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग जनरली साइंटिस्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग जनरली जो टेक्नोलॉजिस्ट है, इंजीनियर्स है, उनको बताते हैं कि इन लोगों ने हमें तकनीकी रूप से बहुत बड़ा एक योगदान दिया, भारत को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये पत्रकारिता का जो एक उद्यमिता है, पत्रकारिता एक उद्यमिता के रूप में अगर देखा जाए, या पत्रकारों ने जिस तरह से, और जो प्रिंटिंग से जुड़े हुए लोगों ने, प्रिंटिंग तो 17वीं सेंचुरी में भारत में आ चुकी थी, लेकिन जिसका धीरे धीरे 18वीं 19वीं सदी में जाकर 1820 के आसपास से जिस तरह से मैगजीन, पेरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, लीफलेट, पैम्फलेट, जो सारी चीजें आनी शुरू हुई, उसमें जो सबसे बड़ी चीज उभर के सामने आई उसको वो ये है कि किस तरह से पत्रकारों ने एक नई टेक्निक, एक नई न्यू टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को किस तरह से भारत के परिवेश में, भारत के भाषाओं के परिवेश में, भारत के शब्दकोश के परिवेश में, क्योंकि हर जगह की भाषा, परिभाषा, शब्द अलग अलग, उसके तासीर अलग अलग होते हैं, उन सब में ढाला। ये शायद आज तक जितनी भी प्रिंटिंग या टेक्नोलॉजी या जर्नलिज्म की हिस्ट्री है उसमें इसको दर्शाया नहीं जाता है। भले प्रिंटिंग के तौर पर अभी नई किताबें आई हैं, नवल किशोर प्रेस पे है या रॉबिन जेफरी की किताब है, वो बात करते हैं, लेकिन पत्रकारों को इसका श्रेय देने में शायद ये चूक हो जाती है। और मैं इस पे एक समय को लेना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इस कारण से है कि अगर आप विभिन्न राज्यों में चले जाएं, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, बिहार, यूपी, कहीं भी चले जाएं, हर जगह एक असमान रीजन्स के अंदर असमानता थी। रीजनल डेवलपमेंट के अलग अलग पैमाने थे, अलग अलग पैरोकार थे। जो कॉलोनियल सिटीज थी, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, वो मोर डेवलप्ड सिटी थे। जो पुराने डेवलप्ड सिटी होते थे प्री कॉलोनियल टाइम्स के, बेलगाम हो गया या धारवाड़ हो गया या जो मछलीपट्टनम हो गया, जो पुराने सिटीज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन पे थे, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट थे। और सिटीज का जो आकलन है, अगर जो हमारे जो पुराने जो शहर थे, उनका अगर आकलन देखना हो तो कांग्रेस के जो अधिवेशन की लिस्ट उतार के देखा जाए तो पता चलेगा कौन से शहर इंपॉर्टेंट होते थे उस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपको धारवाड़, बेलगांव में सेशन हो रहा है, या यहाँ सेशन हो रहा है, या यहाँ सेशन हो रहा है। कुछ कॉलोनियल सिटीज है, कुछ नॉन कॉलोनियल सिटीज है। और उसके बाद फिर हिंटरलैंड का इलाका है, उसके अंदर का जो इलाका है ना, अगर जैसे बेलगांव में प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है, प्रेस छपती है, लेकिन उसके ऊपर जो पूरा बम्बई हैदराबाद का इलाका है, हैदराबाद बम्बई का इलाका है, फिर बम्बई बेलगांव का इलाका है, या फिर कर्नाटक बेलगांव का इलाका है, उसके जो अविकसित इंटरलैंड है, वहां भी प्रेस छोटी छोटी शुरू होती है। और कुछ प्रेस दो भाषा में छापने शुरू करते हैं, वो तकनीक लाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के जो पूरी छोटी छोटी तकनीकी होती है, या जो लेथो प्रेस के होते हैं, या आयरन वाले पूरे प्रेस होती है, वो लेके धीरे धीरे पत्रकार छोटे छोटे कैपिटल में, कोई 500 रुपए लगाता है, कोई 100 रुपए लगाता है, उन्होंने एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को व्यवस्थापित किया, उन्होंने उसको स्थापित किया हर जगह में। और आज अगर हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिंट मैगजीन है, सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर है, सबसे ज्यादा ये है, तो श्रेय जो है पत्रकारिता को जाता है। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन? क्योंकि ब्रिटिश उस पीरियड में अगर ब्रिटिश टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंट्री है। जो सारे नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, आइदर वो प्रिंटिंग पे हो, या 18वीं सदी या 19वीं सदी तक प्रिंटिंग को कॉन्टिनेंट से ज्यादा एडवांस, यूरोप से ज्यादा एडवांस ब्रिटेन में आ चुका है। ब्रिटेन और अमेरिका में भयंकर लड़ाई चल रही है इस समय मोनोपोली को लेकर 19वीं सेंचुरी में, जब अमेरिकन ने ब्रिटेन को लगभग खदेड़ सा दिया वो अपने कंट्री में घुसने को लेकर। और उस बीच मार्कोनी का रेडियो आता है, और वायरलेस
धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो सारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है। और उस भयंकर वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंट्री के सामने इंडियन जो मीडिया है, इंडियन जर्नलिस्ट जो है, उन्होंने अपने छोटे छोटे कैपिटल के साथ छोटे छोटे शहरों में अपनी उद्यमिता शुरू की, अखबार शुरू किए। और चूंकि उस अब याद कीजिए, आज भी जब एक तरह से टेक्नोलॉजिकल इनफ्लो जो होता है, न्यूज का इनफ्लो अभी भी, जैसे मुझे याद है इराक वॉर के समय एनडीटीवी ने ही फॉक्स के साथ अपने आप को जोड़ दिया कि हमें फॉक्स न्यूज मिल रहे थे जिसको हम नहीं देखना चाह रहे थे। अभी पिछले दो हफ्ते से देखिए कि रशिया टीवी आउट हो गया है, जबकि हमारा कंट्री रशिया को सपोर्ट दिखा रहा है, लेवरोव से मिल रहा है, लेकिन उसी कंट्री में रशिया टीवी का जो भी हो प्रोपोगंडा हो, तो सीएनएन भी अगर एक तरह का प्रोपोगंडा, तो रशियन टीवी भी एक तरह का प्रोपोगंडा है। लेकिन एक तरह के प्रोपोगंडा को हम अलाउ कर रहे हैं, दूसरे को हम नहीं अलाउ कर रहे हैं। उस वक्त सोचिए जब आज ये हालत है, तब आप सोचिए कि 19वीं सदी में, जबकि रॉयटर्स 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रॉयटर्स एंड एपी का तो पूरा दबदबा था, उनकी मोनोपोली होती थी, और वो जो मशीन लगती थी टेलीप्रिंटर की, वो वही लगा सकते थे। तो अधिकतर प्रेसों के पास, अधिकतर हमारे छोटे छोटे प्रेस के पास नहीं होती थी। तब उन्होंने कैसा अपनी सांबादिकता कैसे चलाई होगी, ये बस इमेजिनेशन का और अच्छी रिसर्च का ही काम हो सकता है। जैसे आप बिहार में ही देख लीजिए, हिंदुस्तान शुरू किया, आर्यभट्ट शुरू किया, इंडियन नेशन शुरू किया, 3 चीजें शुरू हुई। बाद में हिंदुस्तान पहले आया, उसके पहले बिहार समाचार आया ना। उसमें टेक्नोलॉजी आपकी कमी नहीं है, आपके जर्नलिस्ट कैसे, आज भी जब बिहार में इवन 1970s में भी आप सोच लीजिए टेलीफोन की क्या बुरी हालत रही होगी, तब 19th सेंचुरी के लेट पार्ट में 1890s में आप सोचिए कि मधुबनी से पटना तक न्यूज कैसे संप्रेषण किया गया होगा, तो सोचने का विषय है और इमेजिनेशन का भी विषय हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोगों ने, पत्रकारों ने, और पत्रकारिता का जो पूरा एक, उसको अगर उद्यमिता कहें, उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जो फ्यूचर में हमें बना बनाया मिला। टेलीप्रिंटर या न्यूज एजेंसीज की जो पूरी एक तरह से मोनोपोली थी, उसका जो आघात है पत्रकारिता के और या न्यूज़पेपर्स पे या पीरियोडिकल्स पे, वो हर दौर में दिखा। और उस समय ज्यादा दिखता था जब वर्ल्ड क्राइसिस के समय, जैसे 1929 में जब फाइनेंशियल कोलैप्स आने शुरू हुई, तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसे कोलैप्स कर रहा है, इसमें अभी रिसर्च हुई नहीं है, लेकिन 1878 में एक कोलैप्स और होती है, तब हमें पता चलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से कनेक्टेड है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। उसके पहले 1861 में जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रही है, वहां कपास की खेती बंद हो जाती है, तब बॉम्बे में कपास की खेती शुरू कराई जाती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तब आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे बॉम्बे से स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन लंदन जा रही है। सो जहां पर कॉलोनियलिज्म के मोस्ट एडवांस इंटरेस्ट शामिल है, वहां तो आपकी पूरी तरह से एक तरह से टेक्नोलॉजी हासिल है आपको, बट न्यूज एक ही तरफ से आ जा सकती है, या जो उनके फायदे की है वही होगी, दूसरी जगह न्यूज नहीं आ पाती थी। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि कैसे इंडियन जर्नलिस्ट ने इसको काउंटर किया। काउंटर तो बहुत तरह से हुए होंगे, कि जब 1938-39 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारे सेंसरशिप प्लस यूनिफॉर्म क्लोज हो गया, न्यूज चैनल ज्यादातर क्लोज कर दिया, और जो भी आते थे सेंसर्ड न्यूज आती थी, तब किस तरह से ब्रिटेन ने पैसिफाई करने के लिए हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का जो पार्ट है सुडेटनलैंड दे दिया। वहां नेहरू मौजूद थे सुडेटनलैंड चेकोस्लोवाकिया में, और वो इतने गुस्से में वो बेचारे लाल पीले गुस्से में, क्योंकि इंडियन न्यूज़पेपर के पास कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं। और उसी समय उन्होंने नेशनल हेराल्ड शुरू किया था 1936 के आसपास, और उन्होंने खुद से लिखना शुरू किया सुडेटनलैंड में क्या हो रहा है। इसलिए उस समय का जो, अगर आप विश्व का इतिहास अगर लिख रहे हो, तो उस वक्त सारे न्यूज़पेपर, उसमें आप कोई किताब पढ़े उस वक्त की जो किताबें हैं मीडिया पे, आपको लगेगा कि ये आज की बात हो रही है, कि आज जिस तरह से अग्रेसिव नेशनलिज्म पे बात हो रही है, फेक न्यूज की बात हो रही है, वो उस समय भी हो रहा था। और उस समय नेहरू के जो रिपोर्ट है चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी पे और इटली पे, यूरोप पे, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया रिपोर्ट है, जो केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर कोई जर्नलिज्म का कोई इतिहास लिखा जाए, तो ये जो 20-22 उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं नेशनल हेराल्ड के लिए, सबसे बढ़िया रिपोर्ट्स है।
So therefore my first point has been that ये इन्होंने स्टेट के कोई प्रोत्साहन के बावजूद इंडियन भारतीय पत्रकारिता ने और पत्रकारिता का जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकली अडेप्टेड सिस्टम इंडिया में बनाया, और जिसकी वजह से यहाँ पर हर मुकाम पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर बड़े शहर, छोटे शहर, मझले शहर, कस्बों में कम से कम एक प्रेस, एक अखबार, एक संवाददाता मौजूद रहने लगा, और उसका फल हमें आज तक मिला है। आगे क्या होगा पता नहीं। द सेकेंड इज स्टेट को लेके। स्टेट, जैसे मैंने कहा कि नेशनल मूवमेंट का तात्पर्य रहा एक तरह से बहुत लोगों के लिए कि हमें एक नया स्टेट चाहिए। नया स्टेट का मतलब कॉलोनियल स्टेट नहीं चाहिए। और ताज्जुब की बात है, जो आज का जनरेशन या आज जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह से मुगलों पे अटैक हो रहे हैं या उसके 1200 साल का पुराना इतिहास ढूंढ रहे हैं, बड़ा मजेदार है कि उस समय जो मुगल शासन से निकले हैं, या मुगल शासन बहुत जगह अंग्रेजों ने खत्म भी नहीं किया, मुगल शासन को अंग्रेजों ने अपने ऊपर उसी का जामा ओढ़ लिया अपने ऊपर। बहुत कम पत्रिका अखबार मिलेंगे जो मुगल शासन या दिल्ली सल्तनत को कोसते हुए दिखे या उनकी कोई अट्रोसिटीज की बात करें, जबकि उनको ज्यादा मालूम होना चाहिए था उस वक्त के बारे में बनिस्बत की हमारे आज के जर्नलिस्ट को, जिन्होंने कभी ना तो इतिहास पढ़ी होगी, ना ही उस पीरियड का कोई फैमिली हिस्ट्री होगी कि बहुत जनरेशन तो पीछे चले गए हैं। इसके बावजूद वो मुगल को कोसते हुए मिलेंगे, सल्तनत को कोसते हुए मिलेंगे, मुसलमानों को कोसते हुए मिलेंगे। लेकिन इस पीरियड की अगर आप इतिहास देखें, पत्रकार न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें आपको नहीं मिलेगा कोई मुगल को कोस रहा है। इसका मतलब ये उनका जो पूरा एक तरह से उन्होंने अपने ऊपर जो दारोमदार लिया था, वो कॉलोनियल स्टेट को देख रहे थे कि ये किस तरह का स्टेट है, जो हमारा पहले स्टेट शायद ऐसा नहीं था। और वो नए स्टेट में पुराने जो स्टेट होते थे, प्री कॉलोनियल स्टेट के जो अच्छे गुण थे, उनको शामिल करना चाहते थे। और नए स्टेट में क्या चाहिए था उनको, कि नया स्टेट जो हमारा कंपैशनेट हो, सहानुभूतिशील हो, सब लोगों के साथ, खासकर गरीबों के साथ, प्रताड़ितों के साथ, नारी के साथ, जो जुल्म हो रहे हैं उसके जुल्म तो नहीं बोलूंगा, जो उनकी उनका जो अस्तित्व है उस समय के हिसाब से, उसमें बदलाव आए और स्टेट उसमें एक्टिव रोल प्ले करे। साथ में स्टेट जो है सेक्युलर हो, हिंदू मुसलमान शब्द आया, लेकिन हिंदू मुसलमान से भी ज्यादा कि एक सेक्युलर स्टेट चाहिए, क्योंकि अंग्रेज कॉलोनियल स्टेट बहुत मायने में एक क्रिश्चियन स्टेट का रोल प्ले करता था। बहुत जगह अगर आप राष्ट्रपति भवन के आसपास ही घूम ले तो यहाँ 8 चर्चों को स्पेस दी गई, जबकि मंदिर को मंदिर मार्ग में मंदिर गुरुद्वारा सब एक लाइन में डाल दिया गया। तो ये कॉलोनियल स्टेट का एक आर्किटेक्चरल डिजाइन भी था। जितना भी कह ले कि आज जैसे मैंने इवन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन पेरी एंडरसन भी कहते हैं कि इंडिया हिंदू, ब्रिटिश वाज नॉट ए क्रिश्चियन स्टेट और समथिंग, बट वास्तविकता तो यही है। जबकि इंडियन जो प्रॉब्लम उन्होंने रेज किया अपने लिए कि हमारा जो स्टेट होगा वो सेक्युलर होगा। सेक्युलर होगा इसका मतलब उन्होंने कभी उस तरह से एक दिन सुबह उठकर डिफाइन नहीं किया। उन्होंने कहा हम सब धर्मों का देश है, सब उस तरह का रहेगा। और ये जो सारी जो स्ट्रक्चर है स्टेट के बारे में, उनकी जो धारणाएं हैं, इसको पत्रकारों ने हर लेवल के, हर भाषाई रीजन में, हर लेवल के जो अखबार थे, जैसे लेवल को मैं अभी पढ़ रहा था 1947 में जगदीश अरोड़ा करके एक पत्रकार ने करंट हिस्ट्री में, जो इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें एक लेख लिखा था इंडियन जर्नलिज्म टुडे। उसमें उन्होंने 4 भागों में बांटा था इंडियन जर्नलिस्ट को, कि एक तो प्रो कॉलोनियल, प्रो ब्रिटिश, जो हमारे यहाँ हमारे अपने हैं, हमारे ओनरशिप है, इस तरह से 4 भागों में बांटा। तो उसी तरह से किसी भी भाग में आप देख लीजिए, उन्होंने इंडियन स्टेट को, ये जो इंडियन स्टेट का जो ये स्वरूप है, इसके बारे में लिखा। और इसके बारे में लिखा ही नहीं, इसको डिसेमिनेट किया कि ऐसा ही होना चाहिए। वो मदन मोहन मालवीय लीडर में लिख रहे हो, या पायनियर में कोई लिख रहा हो, या नेशनल हेराल्ड में चलपति राव लिख रहे हो, या देशमित्रम में कोई लिख रहा हो, या ईवी पेरियार लिख रहे हो, या के खालसा समाचार में भाई वीर सिंह लिख रहे हो, आप कहीं भी चले जाएं, ये जो 4-5 स्ट्रक्चरल डेफिनेशंस हैं इंडियन स्टेट को कैसा होना चाहिए, एक तरह से एक रूपता है सब में कि ये हमारा एक कंपैशनेट स्टेट होना चाहिए,
प्रो पुअर स्टेट रहना चाहिए, प्रो विमेन स्टेट होना चाहिए, सेक्युलर स्टेट होना चाहिए, और ये प्रोग्रेसिव स्टेट होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें मैं कह रहा हूं, इसके और भी आयाम होंगे। उस पत्रकारों ने और पत्रकारिता का जो पूरा एक संरचना है, सब में एक तरह से, मैं एक रूप तो नहीं कहूंगा, एक कंसेंसस जैसी चीज आती है। आपस में झगड़ा भी बहुत होता था। ऐसा नहीं है कि आज जो एक दूसरे को जो फेसबुक में गालियां देते हैं, वो 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में अगर आप पंजाब में जाएं तो खालसा और आर्य समाज के बीच में लड़ाइयां हो रही है, या हिंदू और मुसलमानों के बीच में गाली गलौज के लेवल पे पैम्फलेट छप रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर जो ये सब एक्सेप्शंस थी, लेकिन जो कंसेंसस थी वो इसको लेके थी कि इंडियन स्टेट का स्वरूप क्या होगा। दूसरा है कि इंडियन जो ये पीपल की बात है, पीपल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ सलील मिश्रा दर्शक में मौजूद हैं। हम लोगों के जो शिक्षक थे विपिन चंद्रा बार बार कहते थे कि मैं यूज करता हूं इंडियन पीपल। ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट यूजिंग इंडियन पीपल। और मेरे ख्याल से गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि गांधी जी ने पहली बार यूज करना शुरू किया इंडियन पीपल, जैसे माओ ने यूज किया है चाइना में चाइनीज पीपल। और मेरे ख्याल से ये पीपल की धारणा जो है थोड़ी सी जटिल धारणा है, क्योंकि ये धारणा पॉपुलर से आ जाती है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक आइडिया, रूसो का जो आइडिया है पॉपुलर, और पॉपुलर को लेके पॉलिटिकल साइंटिस्ट में, फिलोसोफर्स में बात वितंडा होती रहती है। लेकिन मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में फिर इस पीपल को हटा के क्लास में तब्दील किया गया कि क्लास की आपस में हो सकती है बहस। ब्रिटेन में या बहुत अधिक जगह में नेशन की धारणा, ब्रिटिश में जैसे नेशन को आगे लाया गया कि नेशन है, ब्रिटिश नेशन है, ब्रिटिश पीपल से ज्यादा वो ब्रिटिश नेशन बोलते हैं। चाइना माओ कम्युनिस्ट मूवमेंट के दौरान उन्होंने पीपल की बात की। हमारे यहाँ जो जनता की परिभाषा गढ़ी गई वो धीरे धीरे पीपल के आसपास ही आई कि हम भारतीय हैं, भारतीय जनता है, जनता है। लेकिन भारतीय जनता क्या है और क्यों है और कैसी होगी और क्यों एकजुट होगी, ये आज भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, इंटेलेक्चुअली डिस्कर्सिव डिस्कोर्स के लेवल पे, इंटेलेक्ट के लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे। क्योंकि पॉलिटिक्स के लेवल पे आज जो संघात है कि इंडियन स्टेट को आइडियोलॉजिकल स्टेट में तब्दील किया जाए, जैसे ईरान में एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, या ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट स्टेट एक आइडियोलॉजिकल स्टेट होती थी, हमारा भी एक आइडियोलॉजिकल स्टेट होना चाहिए। चाइना में आइडियोलॉजिकल स्टेट है, नॉर्थ कोरिया में आइडियोलॉजिकल स्टेट है, हमारा आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं, हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं। लेकिन कोशिश कवायद ये होती है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट में तब्दील हो जाए। उसी तरह पीपल क्या हो गए ना, पीपल बनाने की प्रक्रिया में, भारतीय बनाने की प्रक्रिया में सोशल रिफॉर्म सबसे बड़ा एक मुद्दा सामने आया कि हम समाज को रिफॉर्म करेंगे। और ये शुरू हो जाती है पत्रकारों के माध्यम से ही। अगर देखा जाए जेम्स हिकी जो कि अंग्रेज था, उसने भी अगर कोई जो उसकी जो बंगाल हरकरू जो है, उसमें सबसे ज्यादा उसका जो मुद्दा होता है वो करप्शन का मुद्दा होता है, जो आज भी हमारा मुद्दा होना चाहिए, हो नहीं रहा है। लेकिन करप्शन का मुद्दा, उसे वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ उसने करप्शन का मुद्दा चलाया और उसका जो न्यूज़पेपर वो बंदी करा दिया हेस्टिंग्स ने। उसके बाद और राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्म, सर सैयद सोशल रिफॉर्म, अली ब्रदर्स सोशल रिफॉर्म, महात्मा गांधी सोशल रिफॉर्म, एनजी चंद्रावरकर सोशल रिफॉर्म, ये सारे पत्रकार है। सो मच सो जब 1900 के आसपास, 1890 के आसपास इंडियन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनी मद्रास में, मार्तंड वर्मा, कोतंड वर्मा, टी माधवराव, सबने मिलकर उन्होंने सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनाए। उन्होंने एक पत्रिका निकाली इंडियन सोशल रिफॉर्मर, और वो सबसे ज्यादा चलती थी। जो बाद में जब कांग्रेस में विघटन हुआ 1907 में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, मुद्दा यही था कि कांग्रेस सोशल रिफॉर्म को कितना अपने साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ जोड़े। कांग्रेस का मेजॉरिटी एक सेक्शन आया, उसने कहा कि नहीं, हम पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ जाएंगे, सोशल रिफॉर्म इसका मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज मेरे ख्याल से आज भी कांग्रेस उसी जद्दोजहद में फंस जाती है। और उस विषय पे 1907 में सूरत कांग्रेस में स्प्लिट हो गया कांग्रेस का, और सोशल रिफॉर्म अलग हो गए। बाद में गांधी जब वापस आते हैं 1920 में, कांग्रेस में आते हैं 1915 के बाद से, वो सोशल रिफॉर्म को दोबारा लाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में और अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म में। ये मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं है कि एक पॉलिटिकल लीडर एट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ टाइम करियर
जो राजनीति से संन्यास लेके 2 साल वो सोशल रिफॉर्म में लग जाता है। 1934 में उनका जर्नी है, 1924 में है, जब केवल वो अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स से हटके, क्योंकि उनके लिए वही पॉलिटिक्स हो जाती है। और इसीलिए अगर आप देखिए पत्रकारिता का जो पूरा यूनिवर्स है, उसमें सोशल रिफॉर्म वाज अ मेन क्रक्स, जिसमें वो जनता को जनता बनाने की प्रक्रिया है, भारतीय बनाने की प्रक्रिया है। दूसरा, जनता को साइंटिफिक बनाना है। कोई भी पत्रिका, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट आप 19वीं सदी के या 20वीं सदी के पूर्वार्ध के उठा लीजिए, जिसमें साइंस पर एक पन्ना नहीं होगा। आज भूले भटके साइंस को अधिकतर, खासकर जो रीजनल जर्नलिज्म है या वर्नाकुलर जर्नलिज्म जिसको कोई बोलते हैं, मैं रीजनल कहता हूँ, रीजनल जर्नलिज्म में बंगला और तमिल को छोड़ दें, केरला को छोड़ दें, तो साइंस जो है वो टोना टोटका जैसे कुछ लगने लगती है कि आज ये आविष्कार हो गया। बट अगर आप 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी के न्यूज़पेपर्स को देखें, साइंस पे इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा अहमियत के साथ उसको पेश किया जाता था। साइंस कैसे करे, हमारे साइंस के उपकरण है नहीं, हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं जा रही, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं जा रहे, हमारी एजुकेशन साइंटिफिक होगी। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे उछल कूद रहे हैं, वो अगर ठीक से देखें तो पता चलेगा कि बहुत कुछ उसमें कमियां हैं, जबकि उस पे जो विवाद होना चाहिए, बहुत कम किसी अखबार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साइंस कितनी है उस पे कोई विवाद हुआ है। जबकि ब्रिटिश के हर एजुकेशन पॉलिसी पे, हर एजुकेशन स्टेप पे, अगर स्टेप नहीं हो तो भी हर पत्र पत्रिका उस समय उसमें साइंस का पुट कितना होना चाहिए उसको लेकर विवाद करता है। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जब बाद में 1950 के बाद, जब इंडियन और 40s के बाद जब इंडिया का साइंटिफिक एवोल्यूशन होता है। और साइंटिफिक एवोल्यूशन का एक और बहुत बड़ा जरिया है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि ब्रिटिश सरकार ने नहीं बनाई, लोगों ने पैसे दे के बनाया कि हम साइंस का उसमें अगर आप देखें, साइंस एक तरह से पत्रकारों का रोल बहुत अहम है। इतना अहम है कि जो साइंस पॉलिसी वगैरह, जो अगर आप देखें, वो जो सबसे अहम पत्रिका है साइंस की, वो साइंस एंड कल्चर है, जिसमें लिखने के कारण ही सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल पाया, क्योंकि उसी आसपास अगर कोई दूसरा लिख देता बाहर में ब्रिटिश पत्रिका में तो उसको मिल जाता, लेकिन चूंकि उन्होंने इसमें लिख छोड़ा था, कलकत्ता से आज भी पब्लिश होती है, छोटी सी पत्रिका है साइंस एंड कल्चर। तो जो भारतीय पत्रिका का जो आयाम है साइंस को लेके, बहुत आयाम है। आज अगर देखें तो बांग्ला के कुछ पत्रिकाओं को छोड़ के, केरल की कुछ पत्रिकाओं को छोड़ के, और हिंदू न्यूज़पेपर का अगर फ्रंटलाइन अगर इनको छोड़ दें, तो साइंस लगभग गायब ही है। आप साइंस पत्रकारों में अगर खोजने पे पल्लव बागला के अलावा आपको 1-2 लोग मिल जाते हैं, एमजे रामचंद्रन वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन पत्रकार है ही नहीं। एनडीटीवी को भी बागला को साहब को ढूंढ के लाना पड़ता है। कोई भी कुछ हो जाए, रॉकेट छूटे या इंस्टीट्यूट खुले, पल्लव बागला को ही लाना पड़ता है, कोई है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उसको ऐसे तिलांजलि दे दी उसकी। और खासकर ये सबसे ज्यादा अगर हमारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स से यूनिवर्सिटीज का, स्कूल का रीजन में, बिहार, यूपी, आंध्रा, बहुत जगह में आप चले जाएं, और इसका जो दुष्परिणाम हुआ है कि टेक्नोलॉजी, तकनीक ने साइंस की जगह ले ली है, और वो उसका दुष्परिणाम तो अभी दिखने को मिल रहा है, बट आगे देखिए होता है क्या, अगर मैं यहाँ शेष करूं इस बात को। उसके बाद समाज, जो जनता होगी वो प्रोग्रेसिव होगी, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई लैंग्वेज प्रेस ले लीजिए, प्रोग्रेसिवनेस उसका उसकी तासीर थी, अगर कहा जाए तो। और जितने प्रोग्रेसिव पत्रकार निकले हैं और वो आजादी की लड़ाई में भी आए हैं और जेल गए हैं, और प्रोग्रेसिवनेस का पहला ये होता था कि कोई भी अत्याचारी या प्रेस रेस्ट्रिक्टिव एक्ट आए, 1878 का एक्ट हो, 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट हो, या प्रेस एक्ट को रिवाइज करते हुए 1930 का एक्ट हो, किसी भी एक्ट में आप हिसार बार एसोसिएशन चले जाएं या मद्रास बार एसोसिएशन चले जाएं, दरभंगा बार एसोसिएशन चले जाएं, बार एसोसिएशन में पत्रकार और वकील मिलकर, यहाँ पत्रकार और वकील एक दूसरे के साथ लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन उस समय दोनों एक साथ होकर प्रेस एक्ट के खिलाफ लड़ते थे। मेरे ख्याल से लास्ट जो इस तरह की लड़ाई हुई है
वो मेरे ख्याल से राजीव गांधी ने एक प्रेस एक्ट लाई थी। उस समय पत्रकार और वकील एक बार पहली बार आखिर बार सामने आए थे, लेकिन तुरंत राजीव गांधी ने उस प्रेस एक्ट को वापस ले लिया था। और उसके बाद से पत्रकारों के बीच में से अभी तक कोई इस तरह कोई बड़ा माहौल नहीं उठा है जो कभी भी पत्रकारिता पे जो हस्तक्षेप हो रहे हैं उसके खिलाफ बात करें। और इसके साथ ही जनता सेक्युलर होगी, जो स्टेट के साथ जो सेक्युलर की बात हो रही है, जनता के साथ भी सेक्युलर की बात हो रही है। और इन सब के साथ मैं आखिर बात करके अभी तक के लिए अपने आप को रोकूंगा कि पत्रकारों ने, अगर देखा जाए, अगर आप आर्यावर्त देखें, आर्यावर्त एक पत्रिका न्यूज़पेपर होती थी, बिहार से छपती थी, और उसमें एक पन्ना होता था चौपाल का, चुटकुलानंद जी का चौपाल। और वो सटायर है, आप वो सटायर पॉलिटिकल सटायर होता था। और वो जो एक विधा डेवलप हुई है हिंदी पत्रकारिता में, खासकर जो राज्य को, स्टेट के पॉलिसीज को सटायरिकली देखना, वो धीरे धीरे पता नहीं क्यों अब गायब सी हो गई है। और उस सटायर से लोग सीखते थे, वो एजुकेशन था। तो सटायर एक विधा थी, साइंस दूसरी विधा थी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिटिसिज्म तीसरी विधा थी, आर्टिकल लिखना चौथी विधा थी। ये सारी विधाओं में देखें, अगर भारतीय जो रीजन की हो, अगर आप उड़ीसा में चले जाए, गोपबंधु दास, मुकुंद दास, सारे लोगों ने जैसे सत्यवादी स्कूल बनाया, सत्यवादी पत्रिका चलाई, उसी तरह महाराष्ट्र में एक से एक फेमीन पे जहां भी अकाल पड़ा उन्होंने लिखा। तो इस जो लेखनी है, पत्रकारों की जो लेखनी है, बंकिम चंद्र है बंगाल में, इन सब की लेखनी से उस रीजन का लिटरेचर इवॉल्व होता है। हमारा जो लिटरेचर है, रीजन का जो लिटरेचर है, ये 19th सेंचुरी उसका गोल्डन पीरियड है। मेरे ख्याल से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि 6th सेंचुरी BC इंडिया का एक गोल्डन पीरियड है, जहां लाखों लोग धर्म, इंटेलेक्चुअल, उस समय बुद्धिज्म हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट रहा होगा, वो 62, RS शर्मा कहते हैं 62 सेक्ट्स पैदा हुए। इसका मतलब 62 इंटेलेक्चुअल ग्रुप आए बड़े बड़े, जो पूरे दुनिया में छा गए। मुझे लगता है कि 19th सेंचुरी से लेकर 1950 तक इंडिया का वो सबसे बड़ा स्वर्णिम दिन रहा है। 6th सेंचुरी के बाद ये सबसे बड़ा दिन है। गोल्डन पीरियड हम जैसे कहते हैं कि पास्ट में नहीं होता, फ्यूचर में होता है। मेरे ख्याल से ये पीरियड है भारतीय साहित्य का, भारतीय पत्रकारिता का। इतने लोग आए, आप किसी भी रीजन का मैप कर लीजिए, आपको नाम का अंबार लग जाएगा। और इन्होंने साहित्य को, उस पीरियड के, उस इलाके के कल्चर को, संस्कृति को सब तरह से गरिमामंडित किया। और मेरे ख्याल से आज जो हम फेस कर रहे हैं इंडिया में, वो फेस मेरे ख्याल से ज्यादातर मुझे लगता है कल्चरल इफेक्टनेस के जो कस्बा है, जो गांव है, छोटा शहर है, कहीं से कल्चरली एक इफेक्ट बोलते हैं, जो एलियट ने कहा था कल्चरल वेस्टलैंड में तब्दील होता दिख रहा है। और वहीं से एक अजीब से कल्चर, हमारा जो नया परिभाषित कल्चर आ रहा है, शायद उसी वेस्टलैंड से इमर्ज कर रहा है। और वहां मेरे ख्याल से पत्रकारिता का जो पूरी जो मैं संकल्पना की है, वहां पर शायद वहां कोई रोल तो रहा है कि 1950s या 60s या 70s के बाद हुआ क्या इन रीजन में, क्या बात हुई कि ये जो सारी चीजें हमने कही, एक भारतीय जनता बनाने की परिकल्पना, भारतीय स्टेट बनाने की परिकल्पना, इन दोनों से पत्रकारिता का कहीं विच्छेद अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है। इतना कहकर मैं अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। धन्यवाद राकेश जी, बहुत वाइड रेंज ऑफ इश्यूज आपने कवर किए। पत्रकारिता ने राष्ट्र निर्माण में जिन सब विषयों को छुआ, उन सब का एक अंदाजा आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं प्रियदर्शन जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात रखें। प्रियदर्शन जी। नमस्कार। राकेश जी का ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण सुन के, और मतलब मैं एक तरह की उपलब्धि मान रहा हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने मुझे न्योता दिया इस चर्चा में शामिल होने का। और ये भाषण मेरे लिए अपने आप में इस समय का बड़ा सुंदर सदुपयोग है, लेकिन इसने मेरे सामने दुविधा भी पैदा कर दी, थोड़ा डर भी पैदा कर दिया है।
तो उस विपुल अध्ययन के सामने मैं हाल के कुछ अनुभव रखना चाहूंगा और बताऊंगा कि मुझे पत्रकारिता करते हुए जो माहौल आज का है, जिसमें पत्रकारिता लगातार अपने आप को बचाने की चुनौती से बड़ा काम होती जा रही है, वो कौन सी चीज है जहां से मुझे ताकत मिलती है। सबसे पहले एक हाल का अनुभव। करीब महीने भर पहले दैनिक भास्कर, जो देश का सबसे बड़ा अखबार है हिंदी का, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में सबसे बड़ा अखबार है, वहां से मुझे प्रस्ताव आया कि मैं वहां एक फोर्टनाइटली कॉलम लिखूं। मैंने वो कॉलम की बात मान ली, मैंने वो कॉलम लिखना शुरू किया। 2 कॉलम लगातार उनके आए। तीसरा कॉलम जो था वो द कश्मीर फाइल्स पे लिखा मैंने। कहीं फिल्म की आलोचना नहीं, कहीं किसी मुद्दे की आलोचना नहीं। आमतौर पे मेरे लेखन की एक आलोचना ये होती है कि मैं बड़ी मीठी मीठी चीज लिखता हूँ, किसी की खुल के आलोचना नहीं करता हूँ, सबसे बच बचा के लिखता हूँ। लेकिन ये बच बचा के लिखा गया लेख भी भास्कर को छापना मुश्किल पड़ गया। उन्होंने सीधे वजह नहीं बताई, लेकिन बड़े विनम्र भाव में कहा कि आप कुछ और दे देते, प्लीज ये मत दीजिए। मैंने कहा कि छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद वो मैंने लिखना वहां बंद किया। ये बिल्कुल ताजा पिछले हफ्ते की घटना है। ऐसे ही चूंकि प्रसंग है आज बता दिया। 2 बातें मैं जोड़ना चाहूंगा जो इन दिनों अक्सर मुझे सुनने को मिलती हैं। जब मैं इस सरकार की आलोचना करता हूं, जब मैं कुछ और बातें करता हूं, जो लगता है कि बहुत खुल के मैं देश या उसके प्रचलित मुहावरों के खिलाफ बोल रहा हूं, तो पहला सवाल मुझसे ये होता है कि क्या 2014 के पहले भी आप लिखा करते थे? और ये मैं बता दूं कि ये सवाल हमारे पहले मैं लिखता था 2014 के पहले, तो मुझे डर होता था कि कोई मंत्री, कोई संतरी आके टोकेगा। ये डर नहीं होता था कि मेरा पड़ोसी आके मुझे बोलेगा कि क्यों लिख रहे हो, मेरा रिश्तेदार आके मना करेगा कि अरे तुमने मोदी के खिलाफ लिखा। ये डर 2014 के पहले नहीं होता था कि मनमोहन सिंह के खिलाफ लिखने पे आपके बगल में बैठा पत्रकार बोलेगा कि तुम क्यों लिख रहे हो। ये एक नई चीज है जो 2014 के बाद लगातार पैदा हुई है। और मैं लगातार याद दिलाता हूं कि भाई मैं तो न जाने कब से लिख रहा हूं, और मैंने राजीव गांधी के खिलाफ लिखा, मैंने मनमोहन सिंह के खिलाफ लिखा, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लिखा, मैंने नरसिंह राव के खिलाफ लिखा, मैंने तमाम जो प्रधानमंत्री, तमाम सरकारें आई, मैं एक जगह खड़ा रहा, सरकारें आती जाती गई, मेरा काम लिखना था। ये आपकी स्मृति की विडंबना है कि आपको याद नहीं है। आपके ऊपर एक नई स्मृति थोप दी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि पहले तो सब मिले हुए थे। तो एक तो ये है। दूसरा जो बड़ा दिलचस्प सवाल आता है वो ये कि जब मैं खुलकर किसी विषय पर लिखता हूं, तो क्या आप किसी दूसरे देश में लिख सकते हैं? क्या आप चीन में लिख सकते हैं? क्या आप पाकिस्तान में लिख सकते हैं? आप हिंदुस्तान में ही ये लिख सकते हैं। मैं पूछता हूं कि ये हिंदुस्तान में लिखने की जो छूट है, क्या आपकी दी हुई कृपा का नतीजा है? वो कहां से आई ये छूट? क्या किसी कानून भर से? तो मैं उनको याद दिलाता हूं कि ये छूट हिंदुस्तान की पत्रकारिता ने आजादी की लड़ाई के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए हासिल की है। और आजादी की लड़ाई की जो सबसे बड़ी विरासत पत्रकारिता की है वो ये कि भारतीय पत्रकारिता जेल खानों में पली है। उसका जन्म और विकास आप देखिए तो कोड़े खाते जेल सहते हुआ है। और सारे बड़े पत्रकार, मतलब चाहे वो तिलक हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, और तमाम लोग उसमें, आप मोहनलाल, वो जिनको हम नेताओं की तरह नहीं पहचानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को आप जोड़ सकते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी को आप जोड़ सकते हैं, वो पूरी परंपरा आप पाते हैं। मैं पत्रकारों और उनके अखबारों के नाम नहीं गिनाने जा रहा हूं। वो पूरी परंपरा आप पाते हैं कि एक तरह का जनमानस बना रही है, जिसको बहुत अच्छे शब्दों में राकेश जी ने इंडियन पीपुल की कल्पना की बात की। ये इंडियन पीपुल बनाने का काम, जिसको हिंदी में मैं जनमानस बोल रहा हूं, जो सबको अपने अपने घेरों से बाहर लाके, सबको हिंदू, मुसलमान, हरिजन, सिख, ईसाई, इन सब से बाहर लाके एक तरह की भारतीयता का संस्कार दे रही है। और वो तमाम प्रतिरोधों के लिए जमीन तैयार कर रही है। रॉलेट एक्ट के बाद हिंदुस्तान जिस तरह खड़ा होता है, अमृतसर में जो जालियांवाला बाग होता है, और जालियांवाला बाग के दौरान जो कुछ होता है, और उसके बाद अमृतसर के अधिवेशन में गांधी जो काम करते हैं। आपको याद होगा कि गांधी जो प्रस्ताव रखते हैं
अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग की हत्याकांड की निंदा का, उस प्रस्ताव में अमृतसर के लोगों द्वारा अंग्रेजों की हत्या किए जाने की निंदा भी शामिल है। सारे कांग्रेसी भड़क जाते हैं कि ये काम नहीं करेंगे हम। गांधी उनको समझाते हैं कि नहीं, हमें हर तरह के हिंसा का विरोध करना होगा, वो ये जरूरी है। खैर, ये थोड़ा विषयांतर है, मैं फिर विषय पे लौटता हूं। तो मैं अपने साथियों को बताता हूं कि ये जो खुलकर लिखने की, ये जो अपनी बात मनचाहे ढंग से कहने की जो छूट है, वो मुझे किसी सरकार से नहीं मिली है, वो मुझे किसी कानून से नहीं मिली है, वो मुझे इस देश की परंपरा ने दी है, इस देश की आजादी की लड़ाई की उस परंपरा ने दी है, जिसमें पत्रकार और वकील कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे और सारे कड़े कानून, काले कानूनों को झेलते रहे। जो देशद्रोह का कानून है, राजद्रोह का कानून है, 78 के एक्ट की चर्चा की, 1910 के एक्ट की चर्चा की, ये सारे कानून हिंदुस्तान के पत्रकारों की पीठ पे पड़ते रहे। अमृत बाजार पत्रिका को 1940 के दशक के अकाल की रिपोर्टिंग किसे रोका गया? लोग सड़कों पे मर रहे थे, जिसपे साहिर तक ने गजल लिख डाली, उस पे रोका गया। जिसपे चित्तो प्रसाद ने चित्र बनाए, अखबार को रोका गया कि आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, कोशिश की गई। तो हिंदुस्तान की पत्रकारिता वहां से खड़ी होती है। हिंदुस्तान का राजनीतिक नेतृत्व पत्रकारिता से ताकत अर्जित करता है और बार बार प्रेस बंद किए जाते हैं, बार बार उनको रोका जाता है। और गांधी बोलते हैं कि अगर प्रेस बंद हो जाए तो हाथ से लिखो, हाथ से लिखे अखबार बांटो। ये उस दौर की पत्रकारिता है। हरिजन की बहुत चर्चा होती है, मूक नायक की चर्चा कम होती है, जो अंबेडकर ने निकाला था उस दौर में। अंबेडकर की पत्रिका का अखबार मूक नायक जो था, जिसमें अंबेडकर ने वो बड़ी मशहूर लाइन कही थी, वो हिंदुस्तानी समाज जो है कैसा मल्टी स्टोरी डिसफंक्शनल मल्टी स्टोरी टावर है, तो जिसमें अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग स्टोरीज पे रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा दौर, एक बात तो ये है जो अंग्रेजों से लड़ने का। दूसरा बात यह है कि अंग्रेजों से लड़ने के बाद क्या, अंग्रेजों को बाहर कर देने के बाद क्या, उसके बाद क्या होगा। इस दिशा में जो सबसे पहली बड़ी कोशिश करते हैं वो गांधी करते हैं, जो उसके पहले ही कर चुके हैं। भारत आने से पहले 1909 में जो हिंद स्वराज लिख रहे हैं, और हिंद स्वराज को देखिए आप, वो उसकी पूरी शैली पत्रकारिता की शैली है। मतलब वो संपादक और पाठक के बीच का प्रश्नोत्तर है। संपादक से पाठक सवाल पूछ रहा है, संपादक जवाब दे रहा है, और वहां गांधी राष्ट्र को डिस्कस कर रहे हैं, समाज को डिस्कस कर रहे हैं, वहां तमाम मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं। बाद में गांधी बदलते हैं, हिंद स्वराज लगता है कि फिर से लिखते तो बेहतर होता, लेकिन मूल स्थापनाएं उनकी वहां से जो चलती हैं, और वहां भी वो पत्रकारिता का, प्रेस का ख्याल उनको बना रहता है। टैगोर, दूसरी बात जिसको भारत की, मतलब जो हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जब भी पढ़ते हैं, तुम जानते हैं यूरोप से पैदा हुआ, भाषाओं के आधार पर पैदा हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद जो एक तरह के मिली जुली सभ्यता की संतान था, जो 1000 साल की विरासत की संतान था। तिलक निश्चित तौर पे, तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो थोड़ा भिन्न पड़ता है, लेकिन केसरी का मुकदमा लड़ने कौन आता है? केसरी का मुकदमा जिन्ना लड़ते हैं, वो हार जाते हैं, लेकिन जिन्ना तिलक का मुकदमा लड़ रहे हैं। और वो पूरा का पूरा दौर हिंदू मुस्लिम एकता का, भारतीयता को गढ़ने का, जिसकी बात उन्होंने बहुत बेहतर शब्दों में की, वो है। उसी दौर में माखनलाल चतुर्वेदी को आप याद, गणेश शंकर विद्यार्थी, उनकी मौत हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की कोशिश में होती है। माखनलाल चतुर्वेदी जेल में रहते हैं और वहां से वो कविता लिखते हैं, काली तू कमली भी काली, तेरी काल कोठरी भी काली, इस काली, वो क्या कविता मैं भूल गया। कोकिल बोलो तो क्या गाती हो, कोकिल बोलो तो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो काली पीली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। पूरी कविता है जो आजादी के आंदोलन के दौरान जेल गए लोगों के बारे में सारी बात कहती है और बताती है कि कैसे वो संघर्ष चल रहा है। उसके बाद बहुत विस्तार में इन्होंने की। तो मैं जब आज की तारीख में अपनी पत्रकारिता के लिए थोड़ा रसद, थोड़ा ईंधन, थोड़ी ऊर्जा जुटाता हूं, तो मुझे उस दौर से नहीं मिलती है, वो मुझे अपने बीते हुए दौर से थोड़ी बहुत मिलती है।
लेकिन मिलती वो आजादी की लड़ाई के दौरान बने भारत से ही है। और निश्चित तौर पे वो जो संकल्पना थी उसके अपने संकट, उसकी अपनी सीमाएं थी। और आजादी के बाद जिसको नेहरू का दौर बोलते हैं, जिसमें नेहरू खुद अपनी आलोचना कर रहे होते हैं, नेहरू को अपनी आलोचना में लेख लिखने पड़ते हैं। कार्टूनिस्ट शंकर की को बोलते हैं डोंट स्पेयर मी शंकर, बल्कि वो किस्सा शायद नेहरू का ही है कि कहीं वो किसी व्यंग्यकार ने नेहरू को गधे की तरह दिखाया, तो अगले दिन उनके पास फोन आया कि डू यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी विद एन एस, क्या आप एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? ये नेहरू का जज्बा था। लेकिन पत्रकारिता उन दिनों भी मुकाबला कर रही थी, उन दिनों भी अपने समाज की विसंगतियों को पहचान और पकड़ रही थी। ऐसा नहीं कि नेहरू का दौर कोई सुनहरा दौर था, उस दौर में भी चीजें घट रही थी, बदल रही थी, और पत्रकारिता उसी पुरानी विरासत को लेकर आगे बढ़ रही थी। और मजरूह सुल्तानपुरी जैसा गायक अभिव्यक्ति के सवाल पे वो जेल जाने को तैयार है, माफी नहीं मांगता है, वो 3 महीने की जेल काट लेता है, क्योंकि उसको मंजूर नहीं कि राष्ट्रमंडल के नेता के रूप में नेहरू कुछ करें। उन पे वो गीत लिखते हैं, वो गिरफ्तार होते हैं, वो जेल जाते हैं। और मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के बहुत बड़े कवि, उस समय 60s के दौर में अंधेरे में जैसी कविता लिखते हैं, जिसमें आधी रात को सड़क पे तमाम बुद्धिजीवियों, प्रोफेसरों, सबका जुलूस जा रहा है और उसका नेतृत्व डोमाजी उस्ताद कर रहे हैं। ये मुक्तिबोध हैं। धूमल इस दौर में लिखते हैं कि मतलब ये कोई सही बात नहीं कि मैं कोई ठंडा, यद्यपि ये सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मेरे भीतर भी आग है, लेकिन वो भभक कर बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है, जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता, कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही वजह है कि हर बार बात एक हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि चंद अभियोगों के आगे चंद सहूलियतों के आगे अभियोग की भाषा चुक जाती है। कविता पंक्तियां शायद कुछ इधर उधर होंगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आजादी के बाद से लेके नेहरू के दौर तक को भारतीय लेखन, भारतीय अभिव्यक्ति, हिंदी की कविता, हिंदी की पत्रकारिता लगातार प्रश्नांकित कर रही है। रघुवीर सहाय हैं, जनगण में, राष्ट्रगान में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, खटा सुथन्ना जिसके पहने जिसके गुण हर चरना गाता है, ये रघुवीर सहाय लिख रहे हैं। और रघुवीर सहाय जनता का आदमी जैसी कविता लिख रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि कुछ लोग सीमा के उस पार खड़े थे, कैसे सीमा के दोनों तरफ जो एक बेमतलब का उन्माद पैदा किया जाता है, कैसे वो राष्ट्रवाद की भवानी प्रसाद मिश्र जैसा कवि 1962 के चीन के युद्ध के बाद, और भवानी प्रसाद मिश्र ने आगे भी कमाल किया था, जब सारे लोग भारतीय फौजों के लिए हुंकार भरी कविताएं लिख रहे थे, भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, गांधी को याद करते हैं, बोलते हैं कि सीमाओं पे अगर सैनिकों की जगह हमारे स्वयं सेवक होते तो शायद चीन उनको पार नहीं करता। मैं जानता हूं कि ये एक यूटोपिया है, लेकिन ऐसा काव्यात्मक यूटोपिया मुझे किसी और यूटोपिया से ज्यादा पसंद है। मैं फिर मुद्दे पे आऊं बाद में। इमरजेंसी के दौर में यही भवानी प्रसाद मिश्र तय करते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम वो 3 कविताएं रोज लिखेंगे इमरजेंसी के खिलाफ। अब उसको वो निभाते हैं, जो त्रिकाल संध्या के नाम से बाद में उनकी किताब छप के आती है। तो पत्रकारिता की वो परंपरा है जो आजादी की लड़ाई ने एक विरासत के रूप में हमें सौंपी है, और आजादी की लड़ाई को भी इस पत्रकारिता ने डिफाइन किया है बार बार। उसमें फिर मैं दोहराता हूं कि उस लड़ाई में उस पत्रकारिता के अपने संकट रहे होंगे, और वो सिर्फ हिंदी पत्रकारिता नहीं, अंग्रेजी में भी हॉर्निमैन जैसे संपादक बंगाल विभाजन के खिलाफ जुलूस में शामिल दिखाई पड़ते हैं। वो इन्फ्लुएंजा एक्ट के खिलाफ कई चीजें घटित हो रही हैं। तो ये सारा एक पूरा का पूरा दौर है जो 80-80 के दौर तक आते आते मतलब एक नए दौर की गिरफ्त में आता है। असल में मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा विजय प्रताप जी, मैं थोड़ा विषयांतर करूं।
क्या इजाजत है? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, इजाजत नहीं मिली मैं, हाँ जोड़िए। हाँ मैं ले लेता हूँ। माइक ऑन करने में देर लग गई। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के पहले का जो सपना था, जिसमें राजनीति और पत्रकारिता दोनों साझा कर रहे थे, आजादी के बाद के वर्षों में भी नेहरू के दौर तक तो लगता है कि भारतीय पत्रकारिता वही सपना देख रही है। इमरजेंसी आती है और अचानक भारतीय राजनीति और पत्रकारिता का रिश्ता टूट जाता है। और इंदिरा गांधी जो हैं, उनकी इमरजेंसी के बारे में पत्रकारों पे व्यंग्य किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी, कि उनको झुकने को कहा गया था, वो रेंगने लगे। लेकिन उस दौर में भी लोग थे जो विरोध करते थे। एक किस्सा अबू अब्राहम का इमरजेंसी के दौर में। अबू अब्राहम एक मीटिंग में शामिल थे जो इंदिरा गांधी के साथ हुई थी, जिसमें था कि सेंसर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इंदिरा जी ने कहा कि बिकॉज वी वांट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ र्यूमर, हम अफवाहों को रोकना चाहते हैं, इसलिए ये सब सेंसर किए जा रहे हैं। अबू अब्राहम ने पूछा कि बट व्हाई आर यू स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ ह्यूमर, मेरे कार्टून क्यों बैन कर रहे हो? उसके बाद अबू अब्राहम के कार्टून बैन होना बंद हो गए। ये बात अबू अब्राहम ने लिखी है। तो ये सिलसिला प्रतिरोध का, झुकने का, लड़ने का लगातार चलता रहा है। आज मैं जिस दौर में हूं, 80 के राजीव गांधी के एक्ट की बात की राकेश जी ने, वो आखिरी दौर था जब लग रहा था कि हम लोग पत्रकारिता की आजादी के लिए एक बड़ी लड़ाई, हालांकि उसके बाद वो ऐसी जबरदस्त थी कि किसी ने वो काला कानून लाने की कोशिश नहीं की। मैं दो छोटी छोटी चीजें याद आती हैं मुझे। सूर्य भानु गुप्त ने उसके खिलाफ क्षणिकाएं लिखी थी। उसमें एक क्षणिका थी, करते हैं कमाल फैसले तुगलक, बांधना था तो बांधते दरिया, धूप को बांधने चले तुगलक। तो एक ये थी। और दूसरी दिलचस्प कार्टून बनाया था, ये नहीं, ये राजीव गांधी, हाँ राजीव गांधी के समय ही राजेंद्र धोड़पकर ने, वो जनसत्ता में कार्टूनिस्ट थे और बड़े मारक कार्टूनिस्ट बनाया करते थे। उस कार्टून में संपादक जो है वो वकील को फोन कर रहा है कि वकील साहब, अगर कल मैं अखबार में लिख देता हूं कि नेता चोर है तो मुझ पे कौन केस करेगा, नेता या चोर? ये कार्टून था। तो वो जो पत्रकारिता के प्रतिरोध की बहुत सारी प्रविधियां जो हमने तरह तरह से विकसित की थी, जिनकी कुछ चर्चा राकेश जी ने की और जो कुछ अपने अनुभव से मैंने देखा था, वो सब धीरे धीरे आज एक भयानक गिरावट के दौर में है। आज पूंजी का कब्जा, आज राजनीतिक दबंगई का कब्जा, आज भयानक सांप्रदायिकता का कब्जा, जो हमने 90 के दशक में भी देखा। बाबरी मस्जिद के समय जब वहां गोलियां चली तो कैसे 2 से 20 और 20 से 200 लोगों की हत्या की खबर चली। आज भी वो चीजें चल रही हैं। और आज की चुनौती सोशल मीडिया ने और बड़ी कर दी है। वहां तो हर रोज जैसे एक फर्जी खबर आती है और आप उसका खंडन करते हैं तो फर्जी खबर देने वाला बोलता है कि आपने उस खबर का तो खंडन नहीं किया था। हर रोज जो है, मतलब लगता है कि मौजूदा शासन की कसीदाकारी में सब लोग व्यस्त हैं। यूक्रेन और रूस के बीच का समाधान कोई और नहीं, मोदी जी करवाएंगे। वो हर समस्या का हल हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री के पास है। आज के मीडिया को देखिए तो ये लगेगा उनके पास हो। मेरी शुभकामनाएं कि ऐसा हो। दुर्भाग्य से लेकिन इस देश ने पिछले कई वर्षों में लगातार ऐसी नीतियां देखी हैं जो शायद पुराना दौर होता तो पत्रकारिता ने उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी होती। लेकिन बड़े पैसे, बाजार और तरह तरह के दबावों के बीच हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं, उसमें मेरे पास अपने आप को बचाए रखने की कोई वजह मिलती है तो आजादी के लड़ाई के दौर का वो पूरा का पूरा इतिहास मिलता है, जिसमें लगता है कि वाकई पत्रकारिता एक मशाल थी जिसके साथ लिए देश चल रहा था। तो शुक्रिया। अपूर्व जी, आपने इस मीटिंग की तैयारी में काफी मेहनत की है। अपूर्व जी, आपके मन में कोई सवाल हो तो पहला विशेषाधिकार आपका है। थैंक यू सर। सर, वैसे अभी जो प्रियदर्शन सर ने कहा, उससे पहले राकेश सर ने कहा, इट वाज
क्वाइट क्लियर, बहुत अच्छे से चीजों को इन्होंने बताया। बट सर एक बात कह रहे थे आप फेक न्यूज पे, राकेश सर। तो व्हाट आई वांट टू नो बेसिकली सर कि इज देयर एनी एविडेंस ऑफ द फेक न्यूज ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द प्रेस? ऐसा कहीं मिलता है सर कुछ एविडेंस कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय भी फेक न्यूज था? इट वाज इन द एम्ब्रियो फेज बट इट वाज स्टार्टिंग। ऐसा कहीं कुछ एविडेंस है सर, राकेश सर? फेक न्यूज इनफैक्ट सॉरी, हाँ, फेक न्यूज की जो डेफिनेशन है, आजकल डेफिनेशन पे काफी बड़े बड़े स्तर पे डिबेट होती है। फिलॉसफी, इनफैक्ट हार्वर्ड फिलॉसफी रिव्यू में डिबेट चल रही है फेक न्यूज क्या है। तो उस लेवल की फेक न्यूज, रूमर इज नॉट फेक न्यूज। आजादी की लड़ाई में रूमर्स, जैसे शाहिद अमीन ने तो किताब ही लिख दी कि गांधी जी तो रूमर के, मैंने गांधी जी के बारे में कितने रूमर्स है, रूमर्स ने गांधी जी को बनाया। और 1857 जो रिवोल्ट है, उस वक्त रूमर का बड़ा रोल रहा। आजादी की लड़ाई में भी रूमर फैले ही होंगे, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट है, उसमें तो न्यूज इंफॉर्मेशन जो आसपास जा रही है उसमें, बट लेकिन रूमर्स जो है, अफवाहें जो है, वो फेक न्यूज नहीं होती। फेक न्यूज जो है वो, उसकी जो डेफिनेशन है, अब मैंने एक छोटा सा आर्टिकल कहीं लिखा था, नेशनल हेराल्ड में लिखा था कि फेक न्यूज इज ए डिजाइन टू डिसीट यू, डिजाइन टू डिसेप्शन, और इसीलिए वो अखबार की शक्ल में ही आएगा। वो एक एनडीटीवी बना देगा, और एनडीटीवी में ही वो फेक न्यूज, क्योंकि वो चाहेगा कि वो न्यूज की शक्ल में ही आए, लेकिन वो गलत न्यूज हो जो आपको छलावा करने के लिए हो। ये सारी चीजें नेशनल मूवमेंट के दौर पे नेशनलिस्ट फोर्सेस की तरफ से इस तरह की चीजें नहीं आई, और इस तरह की चीजें अगर इक्का दुक्का हुई होंगी, लेकिन जो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर बना था। आप देखिए, गांधी का एक बहुत बड़ा 2-3 डिसीजन, बड़े इंटरेस्टिंग डिसीजन है, वो किस दिमाग से निकले होंगे आप समझ सकते हैं। गांधी जी का फर्स्ट डिसीजन ये हो, आजादी की लड़ाई में आने के बाद, 1920s के बाद, उन्होंने अंडरग्राउंड जाने से लोगों को मना कर दिया कि कांग्रेस का मेंबर या जो भी मूवमेंट में है वो अंडरग्राउंड नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता था अंडरग्राउंड जाने से लोग खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं, वो उनके परिवार, दोस्त, महिम, सारे लोग पकड़ में आ जाते हैं और उन पे सब पे अत्याचार होता है। उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तय हो जाती है, वहां फिर फेक न्यूज का स्पेस घट जाता है। आज फेक न्यूज इसलिए है कि आज एग्रीगेट, एक तरह से देखेंगे कि नेता गांधी एक तरह से एग्रीगेटर है, जितनी अच्छाइयां हैं उसके एग्रीगेटर है। गांधी जी पे अगर उस समय ट्वीट होता तो सारे ट्वीट अगर गांधी जी रीट्वीट करते और गांधी जी के साथ कनेक्टेड होता तो अच्छाइयों की रीट्वीट होती। आज ठीक उल्टा हो रहा है, आज एग्रीगेटर ऑफ रॉन्ग ट्वीट्स हो रहे हैं। तो दो फोर्सेस हमको दिख रहे हैं कि गांधी जी के सामने जो आज खड़े हैं वो रॉन्ग ट्वीट का एग्रीगेटर है, उबर जैसे एग्रीगेटर है। तो फेक न्यूज उस मामले में फेक न्यूज नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैं देख रहा था पंजाब में जब 1930-31 में, उस पीरियड में अचानक न्यूज़पेपर हर रीजन में, तमिलनाडु में, बंगाल में, पंजाब में 1930s में सबसे ज्यादा एक उछाल आया था अखबारों का, लिफलेट का, अंडरग्राउंड लिफलेट का, जो कि 1942 में काफी सारे आए अंडरग्राउंड लिफलेट, बट 1930s में काफी सारे आए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। और इंग्लिश गवर्नमेंट ने कहा ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज हमें रोकना पड़ेगा। और उस पे अभी कोई अगर अच्छा रिसर्च करे तो शायद सामने आए। मोहिंदर सिंह और कमलजीत वालिया का, कमलजीत का रिसर्च है, मोहिंदर सिंह का रिसर्च है उस पीरियड पे। उन्होंने दिखाया है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि फेक न्यूज आ रहे हैं, गलत न्यूज आ रहे हैं, फेक न्यूज आ रहे हैं, लेकिन अभी तक रिसर्च हुआ नहीं कि फेक न्यूज हुआ है, आया है, नहीं आया है। लेकिन कभी कभी वो सप्रेशन ऑफ न्यूज को अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर या लिफलेट्स या पैम्फलेट उछालती थी, जिसको गवर्नमेंट फेक न्यूज बोल सकती है। तो इसीलिए एज ए हिस्टोरियन मैं कहूंगा कि मैं पूरी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि फेक न्यूज नहीं थी, लेकिन ओवरऑल जो हेजेमोनिक एटमॉस्फेयर है जो गांधी के आने के बाद हुआ, कि छलावे की राजनीति नहीं होगी,
इसलिए पत्रकार भी छलावा डिसेप्शन के लिए नहीं निकालेगा कोई न्यूज, और डिसेप्शन ही चूंकि सोल है फेक न्यूज का, इसलिए फेक न्यूज सरसरी तौर पर नहीं थी, सरकारी आंकड़ों में फेक न्यूज है, अब रिसर्च करके बताया जाएगा कि वो फेक न्यूज थी या नहीं थी, इसलिए वो ओपन केस है, उस पर रिसर्च हो सकती है। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल। थैंक यू सर। इसमें एक छोटी सी सूचना मैं जोड़ दूं, इसका वास्ता फेक न्यूज से नहीं है। फेक न्यूज और गलत खबर, हाँ, गलत खबर दो अलग अलग चीजें हैं। कि कोई एक खबर जो है गलत हो, किस मंशा से दी गई, लापरवाही में दी गई, जैसे जो सबसे बड़ी जो जन गण मन लिखा गया, टैगोर ने लिखा, तो ये बड़ी प्रचारित बात हुई कि ये तो जॉर्ज पंचम की स्तुति के लिए लिखा गया था और इसको उनके स्वागत भाषण में गाया गया था, जबकि बाद में टैगोर ने इसका खंडन किया, लगातार इस पे चीजें आई, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ये बताते मिल जाएंगे टैगोर ने तो वो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था। सलील जी आप कुछ कहिए। मैं बस आधुनिक भारत, मुझे दो तीन बातें जो याद आ रही थी जब राकेश बोल रहे थे। एक तो यही कि 19वीं सदी के अंत में अकबर ने शेर लिखा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, अखबार निकालो। तो ये पूरा एक नई सेंसिबिलिटी उस समय पैदा हो रही थी। अब सिविल सोसाइटी कहें या जो भी कुछ कहें, जो सिटीजन, जो पीपल की बात राकेश कर रहे थे, तो एक नई सोच थी कि लोगों को ऑर्गेनाइज करने का, अपनी बात कहने का, लड़ने का एक नया माध्यम मिल रहा है और उस माध्यम का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि राकेश ने बताया अभी। दूसरा जो मुझे लग रहा था बहुत कि एक 3 खास तरह के रोल हैं जो कि एक में ही फ्यूज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी पत्रकारिता, राजनीतिक नेता और साहित्यिक नेता भी उस समय के, मतलब लिटरेरी दुनिया और पॉलिटिकल दुनिया और जर्नलिज्म की दुनिया, ये 3 लोग हमें आज अलग अलग बेशक हो सकता है दिख रहे हो, लेकिन एक राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये अजीब था कि ये तीनों रोल जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल में अक्सर रहते थे। हमारे 19वीं सदी के सारे बड़े नेता जो थे वो अखबार भी चलाते थे और पॉलिटिक्स भी करते थे। वो दोनों सारे के सारे रोल, ये भूमिका जो है लगभग मिली हुई थी। और 20वीं सदी में एक नए तरह का हमारे यहाँ जर्नलिज्म हिंदी में खास तौर से निकला, जो आज बहुत सोशियोलॉजिकली इंटरेस्टिंग था, जो आज बहुत अनयूजुअल लग सकता है। कि उस समय कहते थे कि साहित्यिक पक्ष और समाचार पक्ष, ये दोनों आजकल बिल्कुल अलग अलग तरह की चीज लगते हैं, लेकिन उस समय बहुत ही कॉन्शियसली, एक बहुत ही सोची समझी नीति के हिसाब से जो हिंदी पत्रकारिता वालों को लगता था कि साहित्य की न्यूज का जो क्या कहते हैं उसको, जानकारी का जो पक्ष है, उसमें हो सकता है कि अंग्रेजी जर्नलिज्म हमसे आगे हो जाए। तो उससे compete करने के लिए ये माना गया था कि आपको साहित्यिक पक्ष भी साथ में ही रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारे अखबार जो सरस्वती युग में निकलते हैं, उनमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि वो समाचार भी देते हैं और कविता कहानी भी होती है और साहित्यिक पक्ष भी होता है। और जैसा कि राकेश ने बताया, साइंस पर तो हिंदी का तो मैं जानता हूँ जितना ज्यादा लिखा जाता था साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए, विज्ञान पर और टेक्नोलॉजी पे नहीं, विज्ञान पे, वो बड़ा काफी एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। तो ये जो नया इन्होंने कॉइन दिया कि एक गोल्डन फेज है 19वीं, ये 50-60 साल का, ये राकेश ने दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए कि एक खास तरह का पूरा जर्नलिज्म निकल रहा है जो कि एक खास तरह की देश की राष्ट्र की परिकल्पना तो कर ही रहा है, लेकिन एक खास तरह की जनता की, खास तरह की जो पीपल मोर, उसमें भी उसकी पूरी की पूरी भूमिका हो रही है। बस यही 2-4 बातें मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैं सुन रहा था प्रियदर्शन जी को और राकेश को। सर इतना प्यार से सब सलील भाई ने समझाया, मैं उसमें बस एक प्रियदर्शन जी, आपसे मुखातिब हूँ। मैं बचपन से 4 अखबार घर में, आर्यावर्त, आनंद बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन और कभी कभार इंडियन नेशन आती थी। ये हमारे स्कूल गोइंग डेज है, उसके बाद कॉलेज, ज्यादा अंतर नहीं होता था चारों के इंट्रिंसिक क्वालिटी में।
स्टेट्समैन को लैंग्वेज के लिए पढ़ा जाता था कि अंग्रेजी अच्छी होगी, बट कोई जरूरी नहीं था कि आर्यवर्त में मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस। आज ठीक उल्टा है। आज अगर मैं दैनिक भास्कर पढूं और फाइनेंशियल टाइम्स पढूं या बिजनेस स्टैंडर्ड्स पढूं या हिंदू पढूं, दो दुनिया है उसमें, दो दुनिया ही नहीं, दो जगत हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी का जो गोल्डन फेज की बात कर रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से वर्नाकुलर तो नहीं बोलता, रीजनल जो लैंग्वेज एंड कल्चरल डोमेन का, ये कोई ग्लोब से अलग नहीं हो गए थे, वो ग्लोब के पार्ट थे और ये बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे। एक जापान में मेरा आखिरी लेक्चर था एक दिन पीएचडी क्लास में, तो एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझसे सवाल किया, जापानी सवाल नहीं करते ज्यादा, और वो आज भी मैं सोच रहा हूँ शायद उन्होंने सही कहा था कि हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो इंडिया हमें बहुत अच्छा लगता था। हमने क्यों? बल्कि इंडिया उस समय गरीब था, लेकिन बड़े बड़े सवाल करता था और गरीबों के सवाल उठाता था, दुनिया भर के सवाल उठाता था। आज इंडिया थोड़ा, ये 2010 की बात है, इंडिया अमीर बन गया है लेकिन बड़ा सेल्फिश बन गया है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। तो शायद अखबारों में ये सबसे ज्यादा दिखता है, और जो रीजनल अखबार है, पैसे तो आए हैं लोगों के पास पढ़ने, उस समय लोग कम पैसे नहीं थे, किसी तरह पढ़वा लेते थे, लेकिन पढ़ते बड़ी ऊंची चीज थी। आज पैसे हैं, पढ़ते बड़ी नीची चीज है। ये मुझे लगा कि स्वर्णिम काल का एक प्रतीक है। नहीं, एक चीज और बदली है जो पिछले 20-25 वर्षों में बदली है। देखिए, हम तमाम लोग जिन स्कूलों में पढ़े वो भारतीय भाषाओं के स्कूल थे। हम घर में मगही, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, सारी भाषाएं बोलते थे। स्कूल में हिंदी बोलते थे, पढ़ाई अंग्रेजी की करते थे एक विषय के तौर पे, और अंग्रेजी ग्रामर बड़ा मजबूत होना चाहिए हम लोगों को बताया जाता था। इंग्लिश डिक्शनरी पे बड़ा जोर था, इंग्लिश अखबार पढ़ाया जाता था कि एक एक शब्द डिक्शनरी में देखो कि इंग्लिश मजबूत होगी। लेकिन 20 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा मध्य वर्ग हिंदी से उठ के, बांग्ला से उठ के, मराठी से उठ के अंग्रेजी में शिफ्ट हो गया है। अब वो अंग्रेजी हमारे पढ़ने लिखने की भाषा है, बोलने की भाषा हिंदी है। हिंदी ने घरों से भोजपुरी, मैथिली, मगही को विस्थापित कर दिया है, और इंग्लिश ने स्कूल में हिंदी को विस्थापित कर दिया है। तो इसका जो पूरा असर है वो एकेडमिक्स पे भी पड़ा है, पत्रकारिता पे भी पड़ा है। हिंदी धीरे धीरे बोली में रिड्यूस हो गई भाषा है। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है जो घटित हो रही है। कई बार मैं कल्पना करता हूं कि अरुंधति राय 20 साल पहले हुई होती तो शायद कन्नड़ की लेखक होती, और अनंत मूर्ति 40 साल बाद हुए होते तो अंग्रेजी के लेखक होते, क्योंकि उनकी पढ़ाई के माध्यम बदल गए होते। तो आज एक जो भाषाई उपनिवेशवाद एक नया है। अंग्रेजी ने सारी भारतीय भाषाओं को, मराठी, तमिल, बांग्ला सब आपस में लड़ती रही, हिंदी उर्दू लड़ती रही, लेकिन ये एक सौतेली गरीब बहनें हैं जिन्हें अंग्रेजी ने झाड़ू मार के किनारे कर दिया है। अब अंग्रेजी हमारे पठन पाठन, हमारी बौद्धिकता की भाषा है, हमारे विज्ञान, हमारी अखबारों में अच्छी सामग्री की भाषा है। आज आप अंग्रेजी नहीं जानते, और अंग्रेजी के पत्रकार बड़ी ठसक से, हालांकि अब सिचुएशन थोड़ी बदल रही है, आर्थिक वजह बहुत होती है। एनडीटीवी में पहले आप अंग्रेजी का एक गलत शब्द नहीं बोल सकते थे, आजकल अंग्रेजी के चैनल में हिंदी के लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक नई सिचुएशन है जो आई है, लेकिन कुल मिला के पूरा का पूरा भारतीय मध्य वर्ग इंग्लिश में शिफ्ट कर गया है। जो एक बदलाव आया है, पहले हिंदी को हम लोग ब्राह्मणवाद की भाषा मानते थे, इधर के वर्षों में हिंदी आदिवासियों और दलितों की भाषा, मराठी आदिवासियों और दलितों की भाषा हुई है, जिसमें वो एक तरह का, जहां पहली पीढ़ी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी का दलित साहित्य, मराठी का दलित साहित्य, बांग्ला का दलित साहित्य एक तरह का देसी साहित्य है। वो भाषा की प्रकृति बदल रहा है। जी, अभी कुछ रिसर्च की है इनकी, फ्रेंचेस्का और सिनी की। मैं राकेश की बात पे ही कमेंट कर रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने बताया हिंदी के बारे में, हाँ, दिनमान के पर खास तौर से, लेकिन और भी पत्रिकाओं के बारे में 50 और 60 के दशक में एक खास तरह का इंटरनेशनलिज्म इस पत्रकारिता में था, और वो यूरोप का नहीं था, उसमें वो यूरोप के बियॉन्ड था। मतलब जो गैर यूरोपीय दुनिया के हिस्से हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहाँ का साहित्य, वहाँ की भाषा, उनको समझा तो अंग्रेजी के माध्यम से था, इसलिए कि हमारे लोग बहुत ज्यादा वो
अंग्रेजी के मतलब अंग्रेजी के माध्यम से, लेकिन जिस दुनिया को उन्होंने रिट्रीव और रिकवर करने की कोशिश की, सामने लाने की कोशिश की अपने रीडर्स के लिए, वो दुनिया यूरोप की और अंग्रेजी की नहीं थी, वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की थी। तो एक बहुत ही नए तरह का इंटरनेशनलिज्म जो है, जो नॉन यूरोपियन इंटरनेशनलिज्म है, वो हमारी हिंदी पत्रकारिता में बहुत ही मुखर था। और शायद वो जापानी आपके दोस्त उसी की तरफ हो सकता है, उसी की तरफ इशारा कर रहे हो। वो निश्चित रूप से अब बहुत काफी खत्म हो गया है। उस तरह की पत्रिकाएं भी अब जो खत्म हो गई तो वो नहीं आई। बिल्कुल। राजेंद्र माथुर जो है, राजेंद्र माथुर नई दुनिया जो इंदौर से निकलने वाला छोटा अखबार था उन दिनों, उसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे कॉलम लिखा करते थे। सोवियत क्रांति के 50 साल पूरे होने पे लिखते थे और उनके वाक्य बड़े दिलचस्प होते थे। उन्होंने सोवियत क्रांति जब 1917 के बाद शायद 77 में लिखा होगा या 67 में लिखा होगा कि सोवियत क्रांति अब अधेड़ हो गई है। जब युवा थी तो उसके अधर स्पर्श से के लिए दुनिया भर के नौजवान मचलते थे। अब वो खाती पाती गृहस्थन है जिससे उसके पड़ोसी जलते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा तो मानना है, और विजय प्रताप जी आप मानेंगे, आप चूंकि उस इलाके से जुड़े हुए हैं CSDS के, कि दिनमान का खारिज होना, दिनमान का बंद होना भारत की नेपाल के प्रति विदेश नीति को भी वीक करती थी। क्योंकि दिनमान, अगर आप देखें BHU में जो बहस हो रही है, दिनमान के थ्रू से कम सत्ता के यहाँ पर गलियारे तक पहुंच जाती थी। अब नेपाल में क्या हो रहा है किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि BHU में भी बात नहीं हो रही है और दिनमान भी नहीं है। और बनवारी वहां पूरा जाके महीना भर दिनमान की तरफ से घूमे और नेपाल पे रिपोर्टिंग की उन्होंने। उस समय वहां वो संपादक मंडल में थे बनवारी, जो बाद में जनसत्ता में भी रहे, जनसत्ता के संपादक टीम में। ये बात ठीक है। यहाँ का उसमें पत्रकारिता का तो ये ठीक ही है, इसमें थोड़ा बहुत हमारे सत्ता प्रतिष्ठान का भी है। 2000 से लेके और हाल तक, मोदी जी के आने तक, मैंने काफी वहाँ के लोकतांत्रिक आंदोलनों में हिस्सा भी लिया डायरेक्ट। या वहाँ राजा ने कू किया तो यहाँ हमने प्रदर्शन किया नेपाल एम्बेसी पे, वो मैंने उपवास रखा 3 दिन का, आदि आदि। लेकिन यहाँ का जो सत्ता प्रतिष्ठान अभी का है, वो तो उनको एकदम लगभग लिखित जैसा आदेश देता है कि हमारे लोगों के अलावा अब आप किसी से बात ना करें। लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस शासन में सत्ता प्रतिष्ठान था, वो भी कोई पीपल टू पीपल रिलेशन को कोई प्रोत्साहन नहीं देते थे। और वहाँ कुल 75 जिले हैं जहाँ चीनी लोग हर जिले में अब चीनी भाषा पढ़ा रहे हैं, अपना सांस्कृतिक वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 75 से ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण परिवार हैं कि उनको कह दिया जाए कि अपने एक मिशनरी नेपाल भारत संबंधों के साझेपन पे आप वो करो, तो कोई भेजने को तैयार नहीं है। यहाँ का सत्ता प्रतिष्ठान उसका विरोध करता है। और खुद जो नीति निर्धारक लोग हैं, वो नेपाल भारत की सांस्कृतिक एकता को राजनीतिक सवालों पे, सामयिक राजनीतिक, 2 राज्य राष्ट्रों की जो मर्यादा होनी चाहिए, दोनों की जो गरिमा होनी चाहिए, उसका वो सम्मान नहीं करते हैं। और वो नेपालियों को उस माने में सांस्कृतिक एकता के नाम पे अपमानित करते रहते हैं। तो इसमें दिनमान का खत्म होना एक परिघटना है, पर उसके अलावा जो अपन तमाम पड़ोसी राष्ट्रों से अपने रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसमें हमारे प्रतिष्ठान दृष्टि नहीं है, जो नेहरू ने कोशिश की थी। और बड़ी वजह थी कि गांधी, ये तो राजनीति ही बदल सकती है इस रुख को। सर, कल्याण जी ने चैट में क्वेश्चन पूछा है, क्या है? पढ़ दीजिए। Media during independence movement was for attaining independence of the country and fulfilling the objectives. But today journalism is more of a business. My question is, in this market economy, it is possible for media and news outlets to maintain the ethics what we see during the Indian independence movement? Because BBC is an exception.
today very less percentage of India watch Doordarshan? देखिए, मुझे मीडिया के कारोबार बनने से कोई परेशानी नहीं है। मतलब अंततः मीडिया को अपना खर्च निकालना है, और सच बात है कि बाजार तो सभ्यता के बिल्कुल शुरू से जुड़ा हुआ है। मैं आज भी बाजार में जाता हूं, कोई मुझे 1 किलो आलू मुफ्त में दे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि उसको उसकी कीमत मिले। मैं कोई सामान किसी से मुफ्त में लेना नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा उसको उसके दाम मिले। मुश्किल दूसरी है, मीडिया जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। संकट ये है कि मीडिया जिसको खबर बता के बेचता है वो खबर नहीं होती है। एक संकट ये, जैसे मान लीजिए आप साबुन का कारोबार कर रहे हैं, तो आप साबुन के नाम पे मिट्टी की बट्टी नहीं पकड़ा सकते हैं किसी को। आज के न्यूज चैनल साबुन के नाम पे मिट्टी की बट्टी पकड़ा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि मीडिया जो है वो खबर बेच रहा है। वो खबर नहीं बेच रहा है, कुछ और बेच रहा है। वो तमाशा बेच रहा है, वो सनसनी बेच रहा है। मैं चाहता हूं कि खबर बेचूं। मैं अगर खबर के कारोबार के लिए निकला हूं तो मुझे खबर का कारोबार करना चाहिए, लेकिन फिर खबर क्या है इसको मुझे डिफाइन करना होगा। मैं खबर बता के क्या करना चाहता हूं, वो क्यों खबर है, उसका अपनी जिंदगी से क्या वास्ता है, वो आपकी जिंदगी पे कितना गहरा असर डालती है, इस बात को रेखांकित करते हुए खबर देने वाले प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं बचे हैं। एक संकट ये है। दूसरा वो भीमकाय पूंजी है जिसके आगे आपकी सारी खबरें बेमानी हैं, जो चाहता है कि 24 घंटे का चैनल तमाशे की तरह चले। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि देखिए, खबरों की अपनी लोकतांत्रिकता एक होती है, वो अपने आप अपनी एक जगह बना लेती हैं। जिस तरह अफवाह के पांव नहीं होते हैं, बड़ी तेजी से पसरती है, और उसी तरह खबर भी बहुत तेजी से पसरती है। असली खबर कहीं न कहीं किसी न किसी ढंग से तमाम तानाशाहों, तमाम राष्ट्राध्यक्षों, तमाम पूंजीपति घरानों, तमाम अखबारी संपादकों के चाहने के बावजूद बाहर आ जाती है। तो इस बात पे भरोसा रखें, पत्रकारिता का कारोबार कोई बुरी बात नहीं है। पत्रकारिता के कारोबार में धोखाधड़ी बुरी बात है। पत्रकारिता के नाम पे, खबर के नाम पे किसी और चीज को बेचना बुरी बात है। आज दुर्भाग्य से वही हो रहा है। लेकिन दूरदर्शन के दर्शक घट रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो खबर बेचता था, वो आज भी खबर देता है। वो खबर के नाम पे एक तरह का प्रायोजित प्रचार करता है, वो प्रचार भी खबर नहीं है। तो संकट ये है कि विश्वसनीय कोई नहीं बचा है। कोई अपने सरकारीपन की वजह से, कोई अपने बाजारूपन की वजह से। संपादकीय विवेक और जो निष्पक्षता होती थी वो अपने आप में एक बड़ा संकट है। खबर, मैं मानता हूं कि एक प्रोफेशनल ढंग से अगर हम अखबार चलाते हैं तो उसका पैसा कौन देगा। अगर हम टीवी चैनल चलाते हैं तो कहीं से आएगा पैसा उसका। वो पैसा लोग दें, खबर के नाम पे दें, जो आज नहीं हो रहा है। जी कल्याण, I hope you are satisfied. Yes, sir. Message but the three questions you have asked, 3 questions. One question in 3 form: private, state, and corporation. How do you think BBC is trustworthy? Why is BBC trustworthy as compared to Doordarshan and marketized, corporatized media? Now, you're asking a question which is fundamental to economics. Whether what is the role of market? When Adam Smith talks about market, he says market will help you avoid the coercion of the state. And now, therefore, when you hire a cab, you know that the cab will come, take you somewhere, and the amount of money it wants, you give, he will accept. So there is a minimum amount of trust. Without trust, the business cannot operate. Because we know we are buying a vegetable, we are paying, he will accept my money, and I will accept his things. So these are trust. So therefore, the ideal situation that the founders of capitalism argued was that trust will take care of market situation where the state will not coerce. Now, so therefore, Priyadarshan ji has very nicely explained to you the range, but the question also is about Doordarshan, because you don't trust the state.
and therefore the market is available to you to trust. Priyadarshan ji is saying even market is not trusting you. You are not able to trust. So the third via media, which for example in economic terms or philosophical term, Karl Polanyi, a Hungarian scholar, had evolved, said great market transformation, great transformation. So you have corporate or cooperative movement or corporation like BBC. But BBC, you trust because there's some bit of autonomy is given to you. Like we thought of going it through the Prasar Bharati. That is an arrangement between state and market, in between something. We failed miserably. And BJP, in that sense, BBC is not completely neutral, or as you were saying, it is more trustworthy. But at moment when there's a crisis, you can see the bias of BBC also gets exposed. So we are perpetually, there's no ideal situation for media or me as an audience. There's no ideal situation. We have to live in the most trusted atmosphere. Where Priyadarshan ji is saying that if you have professional media, then you are more or less in a more trustworthy area than you have with the Doordarshan or with BBC kind of situation. Thank you. Thank you, sir. ये और कोई सवाल है क्या चैट पे अरुण जी? नो सर। अच्छा, अगर आप वक्ताओं को समय हो तो एक सवाल जो राष्ट्रीय आंदोलन और पत्रकारिता से नहीं, आज के सामयिक जो नॉन कमर्शियल एक मिशन की तरह यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, उनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। और जी प्रियदर्शन जी, आपके तमाम मित्र और उनमें से कुछ राकेश जी के भी मित्र होंगे और हमारे मित्र जो YouTube चैनल चला रहे हैं, वो एक तो संघ परिवार से प्रभावित तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप और YouTube चैनल चल रहे हैं, उनके बारे में मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है जो एक व्यापक जो राष्ट्रीय आंदोलन के सपने थे, उन सपनों को टूटता देख के और मुख्य धारा के मीडिया में उनकी बात कहने की गुंजाइश खत्म होने के बाद, या उनमें उससे रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए बहुत से लोग यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, जिनको मैं बहुत चाव से सुनता हूं। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं अभी भी एक भी मित्र का यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं देख पाया हूं जो संघ के प्रचार के दुष्प्रभाव में हो और उनको भी सोचने का कुछ सामान इन YouTube चैनल से मिले। पहला मेरा ये है। दूसरा, जब पत्रकारिता का बेहतर युग था, उस समय हम समाचार देने को और अपनी राय देने को दोनों को काफी अलग अलग रखते थे। हालांकि प्रभाष जोशी जी की पत्रकारिता में ये दोनों मिल गए थे, क्योंकि वो हस्तक्षेप को भी पत्रकारिता का एक हिस्सा मानते थे और जिसमें सूचना देने का काम और विचार देने का काम, अपनी राय देने का काम गडमड हो जाता था। मेरे हिसाब से उससे काफी नुकसान होता है। तो आज ऐसा विमर्श कैसे खड़ा हो कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारावाहिकता को जिलाने वाले व्यक्तिगत उपक्रम हैं यूट्यूब चैनल्स के, उनकी गुणवत्ता और उनकी प्रभावशालीता कुछ बेहतर हो, इसके बारे में अगर आप सार्वजनिक तौर पे कुछ कहना चाहें, बावजूद इसके कि आपको सब घेर लेंगे आपकी सोसाइटी में, तो आप कहिए। नहीं, घेरे जाने से मैं डरता नहीं हूँ, मालूम, इसीलिए पूछा, इसीलिए सवाल पूछा मैंने। असल में एक तो जो YouTube या इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स ने एक बड़ी संभावना ये पैदा की है कि आप बहुत कम साधनों में, बहुत कम पूंजी में अपनी बात कह सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप चाहें तो आप बिना किसी दबाव के, मैं अपने फेसबुक पोस्ट पे कुछ भी लिख सकता हूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ भी कर सकता हूं। वो इतना कम खर्च है कि कम से कम कोई आर्थिक दबाव, कोई राजनीतिक दबाव मुझे परेशान नहीं करता है।
संकट दूसरा है। जो मार्केट का एनालिसिस कहता है वो दो बातें करता है। अगर आप YouTube पे भी कोई तर्क संगत बात करे तो उसको सुनने वाले कम हैं। सुनने वाले लोग दो तरह की चीजों के हैं। एक तो आपका जाना पहचाना चेहरा हो, यानी जैसे अजित अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, जो टीवी चैनलों से पहचाने जाते हैं। तो एक तो ये पहचान वाले जो चेहरे हैं उनका चैनल चलता है। दूसरा, आपको बिल्कुल एक सख्त पोजीशन लेनी पड़ती है, चाहे एंटी मोदी हो चाहे प्रो मोदी हो। इत्तेफाक से हमारे बीच जो चैनल लोकप्रिय हैं, जिनमें हम पाते हैं कि चाहे प्रसून का चैनल हो चाहे अजित अंजुम हो। अजित अंजुम का चैनल किसान आंदोलन के दिनों में उसने बड़ा काम किया, वो लगातार किसानों से लगातार बातचीत दिखाता रहा, या अरफा खानम हो। लेकिन उनको एक पक्की पोजीशन लेनी पड़ती है, उनका एक ऑडियंस बना हुआ है। जो काम रवीश टीवी पे करते हैं कि वो खबर नहीं दे रहे हैं, वो एक राय दे रहे हैं, एक कमेंट दे रहे हैं। तो आज अगर आप कमेंट न दें, खबर दें, अगर आप तटस्थ विश्लेषण करना चाहें तो सुनने वाले कम होंगे। आप चीखें चिल्लाएं, चाहे उसके खिलाफ चाहे उसके पक्ष में। और हम लोग ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीजें पॉपुलर हो रही है बड़ी खतरनाक हैं। जैसे एक इंस्टाग्राम ग्रुप है एक लड़के का जो गालियां बकता है, और गालियां बकते बकते स्टार हो गया है। उसके इतनी बड़ी तादाद में फॉलोअर हैं, लोग उसको गाली बकने के लिए बुलाते हैं। तो एक बेदिमाग किस्म का लोकप्रियतावाद भी इसके पीछे है। खास तौर पे लिखने और बोलने में फर्क ये होता है कि लोग चेहरा देखते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं। कई बार ये हुआ है कि मैं टीवी प्रोग्राम में गया और बाहर किसी ने कहा कि अरे सर आपको देखा था, आप तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे। फिर उसने वो बताया जो मैं बोल नहीं रहा था, जो उसके मन में था कि आपने ये कहा होगा, आपने तो ठीक कहा कि चारों को फांसी दे देनी चाहिए। मैं सोचता रहा कि मैं सारी डिबेट इस बात की थी कि फांसी किसी को नहीं हो, और ये मेरा चेहरा देख के मुझे बता रहा है कि चारों को फांसी दे देनी चाहिए। तो मुझे कई बार लगता है कि टीवी जो तमाशा है, कहीं सोशल मीडिया उसका एक्सटेंशन साबित ना हो। वो गंभीर दिखने की कोशिश करता है लेकिन गंभीर नहीं है, उसकी सीमाएं भी हैं। उसको रोज प्रेजेंट करना है, उसके पास साधन कम है। ये तमाम लोग बिल्कुल निजी प्रयत्नों पे कर रहे हैं। तो जितना रिसर्च चाहिए, जितनी स्टडी चाहिए, जितने रिपोर्ट्स चाहिए, वो सब इनके पास आना संभव नहीं है। इनकी मजबूरी है कि इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, तमाम जगहों पे जो खबरें आ रही हैं उनमें से छांटें, किसी नेता से बात करें, कोई नेता बात करने से मना कर दे तो किसी और से बात करें और वो दें। लेकिन पहली बात चेहरे, और दूसरी बात आपकी बड़ी पक्की पोजीशन। आज कोई अपनी उल्टी पोजीशन ले ले तो पिट जाएगा। सब बोलेंगे, अरे मुझे याद है कि एनडीटीवी में हम लोग खबरों को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। वो किसान, जब ये किसान लाल किले में घुस गए थे तो एक बार हमने एक खबर दिखाई थी, किसान कैसे पुलिस वालों को पीट रहे हैं। पुलिस वाले भी किसानों को पीट रहे थे। मेरे पास तुरंत फोन आने लगे कि आप भी किसान आंदोलन के साथ खड़े नहीं हैं, आपने भी दिखा दिया किसान पुलिस वालों को मार रहे हैं। मैंने कहा कि तुमको ये भ्रम कैसे हुआ कि मैं किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूं? मैं तो खबर के साथ खड़ा हूं। किसान को पुलिस मारेगी तो उसको दिखाऊंगा, जब किसान पुलिस को मारेंगे तो उसको दिखाऊंगा। मैं उसमें बेईमानी नहीं करूंगा, अनुपात में भी बेईमानी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सच कहना तो मेरी मजबूरी है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप मुझे समझते हैं कि मैं आपके आंदोलन के साथ हूं। लेकिन उन्होंने बड़ी नाराजगी, मायूसी जाहिर की, कहा कि मैं छोड़ दूंगा एनडीटीवी देखना। मैंने कहा कि मेरा तो कोई प्रोग्राम है नहीं, छोड़ दो यार, जिनका प्रोग्राम है वो परेशान हो। लेकिन ये तथ्य है कि लोग अपनी पोजीशन पे राय चाहते हैं। लोग कोई तार्किक, कोई नई बात नहीं चाहते हैं। वो हर बात पे चाहते हैं कि या तो भक्तों की तरह मोदी का यशोगान हो या मोदी का विरोध हो, उसके बीच कोई तर्क की बात हो, ये सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस मीडिया का संकट ये है। सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं और खतरनाक हैं। उनमें एक चीज कई बार बड़ी बारीकी से चलती है। जैसे कई साल पहले मेरे पास एक खबर आई व्हाट्सएप पे तैरती हुई कि इसने, नासा ने सूर्य की ध्वनि रिकॉर्ड की है और वो ओम जैसी है। अब आप इसको बोलेंगे तो कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये तो कोई धार्मिक मैसेज नहीं है, ये तो शुद्ध साइंटिफिक मैसेज है। मैंने बताया कि नासा अभी शनि तक ठीक से नहीं जा पाया है,
सूरज की ध्वनि रिकॉर्ड करने की बात तो हास्यास्पद है, और नासा की वेबसाइट चेक करो, लेकिन सूरज की ध्वनि ओम जैसी है, ये बोल के एक नकली मिथ्या, एक मिथ्या गौरव भाव जो आप पैदा करना चाहते हैं अपने भीतर, उसकी वो पुष्टि होती है। तो बड़ी चालाकी से, बड़ी बारीकी से सारे खेल मीडिया के भीतर, यूट्यूब के भीतर किए जा रहे हैं, जिसके असर, जैसे मान लीजिए लखीमपुर खीरी में तरह तरह के वीडियो आए, आपको हर वीडियो की काट भी मिल जाए तुरंत। वो कहां से बन रहे थे, कौन बना रहा था, कौन किस एंगल से उनको काट रहा था? उनमें पॉलिटिकल आईटी सेल्स लगे हुए थे, उनमें इंडिविजुअल कोशिशें भी थी। तो जो आपका सवाल है यूट्यूब पे ये जो नई लोकतांत्रिकता का विस्तार है, मेरा मानना है कि खबर फिर भी चली आती है। लखीमपुर में 4 लोग कुचले गए, ये तमाम लोगों की कोशिश के बाद भी खबर दबेगी नहीं। और देर सवेर एक बहुत पुरानी बहस मुझे याद आती है, एनडीटीवी पे नीरज कटारा की माँ आई थी, नीलिमा कटारा, जो उसके बेटे की हत्या हो गई थी जब, तो हमारे एंकर ने पूछा कि आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहती कि इंसाफ मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि इंसाफ होगा। तो इंसाफ होगा, देर होगी सवेर होगी, लेकिन अंततः चीजें अपनी शक्ल लेंगी, उनकी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ेगी, चुकाएंगे, देखते हैं। शुक्रिया आपका और अपूर्व जी का और दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी फाउंडेशन और राइज एंड एक्ट की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू सबका।